अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसूम राना और आज हमने माइनस टॉक के लिए मदऊ किया है हमारे आपके हम सबके फेवरेट जो कि एक ऐसे सूबे से रिपोर्टिंग करते हैं और आपको जब भी कभी ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए हो तो या फिर कोई चीज़ आपने फैक्ट चेक करनी हो और क्या ये हकायक दुरुस्त हैं गलत हैं तो हम हमेशा राबिता करते हैं सलीम शाहिद साहब से। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान कोयटा से और आप PFUJ जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और जो यूनियन है बलूचिस्तान की हमारी वहाँ पर उसके भी मुतहरिक कारकुन हैं। साल साल से हम आपको फॉलो करते आ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि आपके नक्शे कदम के मुताबिक चलें भी ताकि सच सही गलत और उसमें तफरीक जान सकें। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। वालेकुम सलाम। एक तो मैं चाहूँगी क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि BS मैस कॉम और ये सारी चीज़ें डिग्री ज़रूरी हैं, तो आप थोड़ा अपने जो सहाफ़ती करियर है वो बताइए। आपने कब किस ईयर में अपने करियर का आगाज़ किया? क्या आप तब स्टूडेंट थे या आप डिग्री हासिल कर चुके थे? देखिए, मैं असल में क्यों ये शौक़ हुआ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं अखबार पढ़ता था। ठीक। और कोई यहाँ मैं पिंडी में पढ़ता था उस वक़्त, तो यहाँ पे जंग अखबार का एक बच्चों की दुनिया छपता था। जी बिल्कुल। तो उसमें जो है ना, उसमें बड़े अच्छे लोग जो आज बड़े बड़े अजीब हैं, वो लिखते थे उसमें। तो मैं एक छोटा स्टूडेंट जो है ना, 8वीं 9वीं जमात का बच्चा जो था, वो भी कोशिश करता था कि कुछ छपे। अगर कुछ नहीं छपे, कोई आर्टिकल या कोई कहानी नहीं छपे, तो कम से कम कहानियों पे तबसरा मेरा जो है वो 7वीं 8वीं क्लास में जब जी, आप थे? जी। ठीक। तो वो जो है वो तबसरा मैं लिख देता था कि ये इसमें ये जो लिखा है फलाने ने, उसने उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी थी, इस चीज़ की कमी है। ये एक शौक़ था मुझे। तो जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मैं कोयटा चला गया। कोयटा जब मैं गया तो वहाँ पे क्योंकि कोयटा में जाने के बाद मैंने कहा कोई काम करना चाहिए, कोई अखबार में कैसे मैं उस वक्त वहाँ पे बड़े अखबार नहीं थे, जंग या मशरिक अखबार नहीं थे, बल्कि लोकल अखबार थे। तो मैं एक लोकल अखबार था ज़माना, भाई सैयद फसीह इकबाल साहब का, उसमें मैं चला गया। और ये किस ईयर की बात है? ये है 70 की बात है, 72 की बात है, 72। 72 की, हाँ 72 73 की बात है। तो वहाँ पे मैंने काम शुरू किया। और मैंने जब काम शुरू किया तो वो फसीह इकबाल साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहने लगे कि आप ऐसा करें कि आप जो है वो बच्चों का सफ़ा निकालें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चों का सफ़ा निकालूँ। साथ में उन्होंने कहा कि आपने नौजवानों का सफ़ा भी निकालना है। फिर साथ ही कहा कि आपने ख़वातीन का सफ़ा भी निकालना है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं निकाल दूँगा आपको सफ़ा। तो मैं जो भी मटेरियल जमा करता था मैं निकालना शुरू कर दिया। तो अब मज़े की बात ये है कि जब वो मैंने ये काम शुरू किया तो मेरी तनख्वाह जो उन्होंने मुकर्रर की वो 50 रुपये थी। पहली तनख्वाह आपकी? जी 50 रुपये थी ज़माना से। फिर 2-3 महीने मैंने काम किया तो मैंने कहा कि ये जी बहुत ही कम है, कम तो तनख्वाह मेरी है। तनख्वाह 150 रुपये कर दीजिए। ठीक है, बढ़ाई गई। जी हाँ, असलीम से एक बात, जी। आजकल तो हम देखते हैं महीनों महीनों तनख्वाहें नहीं मिलती। क्या आपको मंथली तनख्वाह मिल जाती थी? लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि फसीह इकबाल साहब के अखबार में जो काम करते थे, मैंने वहाँ पे दौरान एजुकेशन मतलब मैंने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा। तो वो तनख्वाह उनकी तनख्वाह का टाइम था 10 तारीख हर महीने की, ठीक। और 10 तारीख को तनख्वाह मिल जाती थी। आज भी तयशुदा। अब तो वो तो फौत हो गए, उनका अखबार जो है वो किसी ने ख़रीद लिया है। तो अब मुझे नहीं पता कि वो देते हैं उस तरह तनख्वाह मिलती है कि नहीं, लेकिन उस वक़्त ये था कि 10 तारीख मुकर्रर थी कि 10 तारीख को आपको तनख्वाह मिलती थी। और 25 तारीख को जो कोई अपना आइंदा तनख्वाह में से कोई एडवांस लेना चाहता था वो एडवांस मिल जाता था। एडवांस भी मिल जाता जी हाँ, था? बिल्कुल। ठीक है। तो जितनी भी तनख्वाह थी वो यानी बाकायदगी के साथ मिलती थी। ये नहीं था कि जी इस महीने तनख्वाह जो है ना वो नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ वहाँ पे। तो ये था, इस तरह मैंने वहाँ पे अपनी जर्नलिज्म बाकायदा शुरू किया। ठीक है। स्टूडेंट था, स्टूडेंट को आपको पता है कि उसको अपने जेब खर्च के लिए और जो है वो क्या करे। बिल्कुल। तो मैं मेरे जब मेरी तनख्वाह 150 रुपये होगी तो मैंने 100 रुपये जो है ना अपनी माँ को दिए। क्या बात मैंने है। कहा ये 100 रुपये आप रखें। मैंने कहा वो मैं जो काम करता हूँ। तो उसने कहा अच्छा 50 रुपये रख लिए। तो फिर वो इसलिए थे 50 रुपये के आपके जो जब अखराजात। डिग्री कॉलेज में पढ़ता था तो वो कोयटा से सरियाव रोड जाता था, तो बस में जाते थे। बस का किराया 8 आने था मेरे ख्याल से, ठीक। 8 आने आने 8 आने जाने का रुपया। तो वो था कोई चाय शाय पीनी कैंटीन में, बस वो था। तो ये इस तरह आप मेरी मंथली अपनी वालदा को 100 रुपीज़ मैं देने देता लग गए जी, फिर? जी, मैंने और कहा फिर आपकी 50 से 150 से फिर तनख्वाह का इजाफा थोड़ा फिर हमें तनख्वाह बताइए। हुआ, फिर हुआ तनख्वाह भी, फिर वो अच्छा मैंने वहाँ पे यूनियन भी बना दी। अच्छा। हाँ, ज़माना एम्प्लॉइज़ यूनियन ना,
क्योंकि जंग मशरिक वहाँ पे निकल आए दोनों अखबार, तो वहाँ पे भी यूनियन थी, तो मैंने कहा जी यूनियन ये बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। ज़माना एम्प्लॉइज में उसका प्रेसिडेंट था, और एक नासिर शिराजी था हमारा दोस्त, वो उसका जनरल सेक्रेटरी। तो फसी इकबाल साहब से हमने चार्टर डिमांड पेश किया, हमने कहा जी तनख्वाहें बढ़ाएं लोगों की, ये बहुत कम है, और अपॉइंटमेंट लेटर दें ये वो। तो उन्होंने, वो शरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो सबकी तनख्वाहें बढ़ी। तो मुझे बाद में कहने लगे तुमने अपना तो नहीं जिक्र किया। मैंने कहा मैं अभी दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ कि मैं अपनी तनख्वाह भी आपसे कहूँ कि बढ़ाए, वरना यूनियन के लोग तो कहते हैं ना हमारी तो बढ़ा दे, हमारी तो बढ़ा दें, बाकी को छोड़ें। तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने वो तनख्वाह, लेकिन उन्होंने खुद मेरी तनख्वाह जो है वो कोई 350 रुपये कर बढ़ा दी। और फिर वो काफ़ी अच्छा मैं उस पर काम करता था, वो बहुत थे तनख्वाह, 350 रुपये। ये आपने जैसे यूनियन की बात की ना, और आप अपने इब्तदाई दौर की बात बता रहे हैं सलीम साहब, साथ साथ अगर आपके सहाफ़ती कैरियर को देखते जाएं और यूनियन की ग्रोथ को देखते जाएं, ख़ास तौर पर जो कहें ना कि जो यूनिट्स अखबारात में हुआ करते थे, मीडिया हाउसेस में, फिर हमने देखा कि वो ज़वाल पजीर भी हो गए। जी हाँ, वो देखिए सारी जितने वो थे अखबारात थे, जंग में थी एम्प्लॉइज यूनियन, मशरिक में थी, क्योंकि मशरिक और पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ जो थे वो ट्रस्ट के पेपर थे, तो वहाँ पे यूनियन थी और बड़ी मजबूत यूनियन होती थी। हमारा जो PFUJ था, PFUJ मैं तो उसको बिल्कुल नया था, तो PFUJ के हम सुनते थे, वो कहते थे प्रेस ट्रस्ट तोड़ दें, तो वो प्रेस ट्रस्ट का ये मुतालबा एक था। तो अब मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि जो प्रेस ट्रस्ट तोड़ने का मुतालबा था वो हमारा शायद सही नहीं था, क्योंकि जो प्रेस ट्रस्ट के में थे अखबारात, यानी पाकिस्तान टाइम्स था, इसी तरह मशरिक था, इस तरह इमरोज़ था, इस तरह जंग में भी एम्प्लॉइज यूनियन थी, ये सारे। तो वो ये होता था कि जब अब वेज अवार्ड आता था और कोई इस तरह की चीज़, तो वो उनको तो पहले मिल जाता था, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ट्रस्ट था जी, तो उनको मिल जाता था, तो फिर वो प्रेसिडेंट सेट होता था। हाँ, फिर वो दूसरों के लिए जो है वो जदोजहद रास्ता करते बनता थे। था। तो अब जो है वो वहाँ पे जब वो ख़त्म हो गया, जब मेरे ख्याल 88 में बेनज़ीर साहिबा जब फर्स्ट टाइम आई, तो उस वक्त तो उन्होंने मुतालबा किया, हमारी जो पाकिस्तान फेडरेशन जर्नलिस्ट थी, उन्होंने कहा कि ये प्रेस ट्रस्ट तोड़ें, क्योंकि इस पर हुकूमत का कब्ज़ा है। और ये वो समझते थे कि ये मतलब है आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है, वो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है उसको अपने आर्गन के तौर पे। तो उसकी वजह से उन्होंने वो टूटा। तो उसके बाद आप देखें कि फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, फिर जब मार्शल लॉ लगा भुट्टो साहब के यानी 77 में, 5 जुलाई या 4 जुलाई, हाँ 5 जुलाई 1977, उस वक्त वो मार्शल लॉ लगा। तो उसके बाद आपने देखा ज़िया-उल-हक जो है वो 10 साल तक रहे, और बिला शिरकत खैर उन्होंने सब चीज़ों को तोड़ा, मतलब है उन्होंने कोई चीज़ साबित नहीं रहने दी। सलीम साहब, ज़िया दौर में जो सहाफ़त थी, क्या बड़ी मुश्किलात थी उसकी? देखें, मुश्किलात ये थी कि उस वक़्त ज़ाहिर मार्शल लॉ के रूल्स थे, मार्शल लॉ के तहत जो है वो अखबारात की सेंसरशिप होती थी, सेंसर करने आते थे HPR के लोग, वो देखते थे कि कौन सी खबर जो है ना निकालनी है। तो उसमें ये होता था कि वो खबर निकाल लेते थे उसमें से, तो दूसरे अखबार जो थे वो उसको लगा देते थे, ठीक है, उसके ऊपर। लेकिन कुछ अखबार ऐसे थे, जैसे डॉन था, या मैं उस वक्त हुर्रियत में काम करता था, तो वो उसको स्पेस खाली छोड़ देते थे, उस पर एक सवालिया निशान, उसका एडिटोरियल भी निकाल देते थे। उस एडिटोरियल पर भी एक दफ़ा मुझे याद है कि हुर्रियत जो था ना, उसने उस पर जब खाली जगह थी, उस पर एक सांप बिठा दिया उसने। अच्छा, हाँ, वो सांप जो सेंसरशिप को उन्होंने शो किया कि इस तरह से सांप ना, तो ये था। और उस ज़माने में जो सहाफ़त थी वो तो बहुत सख्त थी। फिर ये कि इस तरह के कवानीन थे, और फिर एक बात थी कि पाकिस्तान फेडरेशन जर्नलिस्ट जो है वो भी एक बड़ी मजबूत मतलब है तंजीम थी, और उसकी लीडरशिप जो थी ना वो बेलौस थी। मतलब है आप देखें कि अगर मैं मिनाज बन्ना साहब की बात करूँ, मैं IH राशिद साहब की बात करूँ, मैं निसार उस्मानी साहब की बात करूँ, तो वो जर्नलिस्ट और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो सारे के सारे उसमें थे। तो ये हुसैन नकी साहब हैं, ये सारे के सारे वो लोग थे जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमने जो है वो करना है जो हमारा मुतालबा है, और जद्दोजहद है। सलीम साहब, एक इस पे सवाल उठाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं तब मौके भी नहीं थे, जी, तब तो इस तरह नहीं था,
तो इस वजह से वो शायद वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। अभी लोगों को लगता है कि शायद अपने-अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसके लिए, चाहे यूनियंस हों, प्रेस क्लब्स हों, हमें पता है हमारी कम्युनिटी अपनी भी हम पे बहुत तनकीद करती है। तो आप क्या समझते हैं, क्या उनके पास वाक़ई मौक़े ही नहीं होते थे, या वो बहुत नेक, शरीफ और बाकिरदार लोग वो हुआ लोग करते थे? बहुत कमिटेड लोग थे। हुँ, मुझे अभी तक याद है कि मैं नया-नया था उस वक़्त, हुँ, और पाकिस्तान टाइम्स से, जो कराची में पाकिस्तान टाइम्स का ऑफ़िस था, वहाँ से लोगों को निकाल दिया। हुँ, बन्ना साहब पाकिस्तान टाइम में काम करते थे, तो हुँ। बन्ना साहब ने भी जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दिया, अच्छा। और कि ये इनकी यकजहती के लिए इस्तीफ़ा दे दिया। तो जब ये लीडरशिप जब इस तरह की होती है ना, तो फिर वो जो कारकुन होता है वो उसका हौसला बहुत बढ़ता है, बढ़ जाता है। और वो बड़ा और भी कमिटमेंट के साथ जो है ना हुँ, जद्दोजहद करता हुँ, है। हुँ, तो ये इस तरह की लीडरशिप थी। फिर ये थी बड़ी निडर थी। हुँ, वो निसार उस्मानी साहब जो थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो डॉन के ब्यूरो चीफ़ थे लाहौर में। हुँ, तो ज़िया-उल-हक़ के साथ एक उनका मुकालमा बड़ा याद है मेरे पास, उसकी कैसेट भी आज भी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ज़िया-उल-हक़ ने, तो वो तो मतलब है डिक्टेटर था, हुँ, और बड़ा मतलब है, क्या कहते हैं उसको, ज़ोरावर आदमी था। हुँ, तो उसने कहा कि मैं ना सहाफ़ियों को जो है ना उल्टा लटका दूँ, हुँ, और मैं जो है ना दरख़्त के दूँ। तो उस्मानी साहब ने कहा कि ये आप कर नहीं सकते हैं, हुँ। और आप करके दिखाएँ। अच्छा, आप उस वक़्त करें। के हाँ, सदर को वो बोल रहे हैं। उसने सामने उसने कहा हुँ, आप करके दिखाएँ, कैसे जो है ना आप वो कर सकते हैं, हुँ, उल्टा लटका के दिखाएँ हमें। हुँ, हुँ, तो बहुत इस किस्म की ज़रूरत वाले लीडर थे वो, हुँ, और कोई उन्होंने कभी कोई किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हुँ, हुँ, और इसीलिए आप देखें, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में तो जैसे यूनियनों को ख़त्म किया, हुँ, इसी तरह पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट को तकसीम कर, हुँ, हुँ, एक हुँ। और ग्रुप बन गया। वरना और हाँ, दस्तूर। वो ख़ैर पहले से बना था, हुँ, भुट्टो साहब की हुकूमत जब थी उसी वक़्त बना था वो। हुँ, वो एक क्या रशीद नाम, साहब। रशीद सदीकी जी। ग्रुप, वो बना था। तो उसके बाद फिर उसको जो तक़वियत मिली, उसको जो फंडिंग, ये सब वो हुँ, माशाल्लाह के हुँ, ज़माने में, ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में मिली। हुँ, और उसमें था कि वो तक़सीम थी, लेकिन ये था कि लोग जो थे वो जानते थे कि हुँ, ये लोग हैं हुँ, जो कि वाक़ई कमिटेड लोग हैं, हुँ, जो और वर्कर के लिए आवाज़ उठाते हाँ, हैं। जो वर्कर के हुँ, लिए आवाज़ उठाते हैं, और जो बात करते हैं बड़े धड़ल्ले के साथ करते हैं, और बड़ी कमिटमेंट के साथ करते हैं। हुँ, तो लोग जानते थे, उसी को वो अहमियत देते थे, वो उस यूनियन को समझते थे कि ये पॉकेट एक यूनियन पॉकेट है। यूनियन है। हुँ, तो फिर जो है ये चीज़ें जो थीं, इससे ये हुआ कि आपने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था, बन्ना साहब जो है वो फिर से एक बड़ी बात थी, वो जी। ये कि हमारी जो जर्नलिस्ट जो थी कम्युनिटी, हुँ, उसके लिए तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट थी, ठीक है हुँ, ना? लेकिन जो वर्कर था, हुँ। मतलब है जो प्रेस, मीडिया में काम करने हाँ, वाले जो व्यक्ति। मीडिया में हुँ, काम करता है, जो कि क्लरिकल उसमें काम करता है, अकाउंट्स में काम करता है, जब पीएन है, हुँ, या मशीन मैन है, या हुँ, और कातिब होते थे उस वक़्त, क्योंकि हाथ से अखबार लिखते थे। किताबत होती थी, हाँ। हुँ, और अंग्रेज़ी अखबार में वो ऑपरेटर होते थे, लाइनो मोनो ऑपरेटर होते थे। ओके। वो जो मशीन थी हुँ, बड़ी-बड़ी, उसमें वो सिक्का चलता था, और उसमें वो लफ्ज़ लफ्ज़ जो है ना वो हुँ। बनते थे। और तो वो उससे सिर्फ़ अंग्रेज़ी अखबार के बनते थे, जी, उर्दू हाथ से ही लिखा उर्दू हाथ जाता सारे था। हाथ से लिखे। हुँ, तो उनको किस तरह फिर जो है उन्होंने वो बनाई, एपनिक बनाई। उन्होंने सोचा हुँ, हुँ, लीडरशिप ने कि क्या किया जाए, तो फिर एपनिक बनाई गई। हुँ, एपनिक का जो आइन था वो क्वेटा में आए, हमारे वहाँ पे इजलास था, फिर हुँ, ज़ियारत में गए, वहाँ पे जो है ना एपनिक का क़याम अमल में आया, उसका आइन पास हुआ, और उस वक़्त से जो है 1975 की बात है। हुँ, और फिर ये था कि ये नहीं कि जो वो थे सिर्फ़ माशाल्लाह के ख़िलाफ़, हुँ, बल्कि मेरे ख़्याल 74 था शायद। हुँ, हनीफ़ रामे जो थे वो चीफ़ मिनिस्टर थे पंजाब के, हुँ, और उस वक़्त मसावात अखबार था, वहाँ से लोगों को निकाला था। तो हुँ, भुट्टो साहब का अखबार था, पीपल्स पार्टी का। हुँ, तो उनका लोगों का ख़्याल था कि भई ये यूनियन जो है ना, कुछ नहीं ये करेगी। कुछ नहीं करी। लेकिन हुँ, पीपल्स पार्टी ने अपना जो पीएफयूजी थी। पीएफयूजी थी, हुँ, उसने उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, ठीक। और कोर्ट अरेस्ट किए, और ये लाहौर में। और मैं और मेरे एक और साथी अनवर साजिदी साहब थे, एक और मशरिक़ में काम करते थे माजिद फ़ौज साहब, एक थे नसर मलिक साहब, वो मशरिक़ एम्प्लॉइज़ यूनियन क्वेटा के प्रेसिडेंट थे, हुँ, और हम वहाँ से यहाँ लाहौर आए ठीक। गिरफ़्तारियाँ पेश करने के लिए। अच्छा। गिरफ़्तारियाँ पेश करें, तो हम ट्रेन से उतरे, तो बस वो अभी हम गए थे असेंबली के सामने,
तो हमें पकड़ लिया उन्होंने। अच्छा, अरेस्ट कर चारों लिया। को अरेस्ट कर लिया, ले गए हमें थाने में ले गए, सिविल लाइन थाना जो है ना वहाँ पे ले गए, लाहौर। वहाँ पे ले गए। तो वो कितने दिन आप लोग फिर जेल में रहे, क्या जेल कहानी वो थी? ऐसा था कि क्योंकि सारी लीडरशिप जेल में थी, तो वो जो भी आ रहा था, जो कोर्ट अरेस्ट पे उसको पकड़ लेते थे। ठीक तो है। वो हमें भी पकड़ लिया उन्होंने। और तकरीबन कितने लोग तब जेल में गए अंदाजन? बहुत अंदाजन मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीएफयूजे के जो लीडर थे वो और जो दूसरी वर्कर्स यूनियन के बाकी लोग थे, लोग थे। वर्कर, मेरा ख्याल है 300-400 लोग तो गए होंगे। अच्छा, जेल में गए। हाँ, जेल में गए। और वो जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त अब देखिए ना लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप तो ये होती है, उस्मानी साहब की जो वाइफ थी, अल्लाह ताला उनकी मरहमत करे, वो बीमार थी और उनकी देखभाल करने के लिए जो है ना वो उस्मानी साहब जाते थे, लेकिन आ जाते थे वो, और वो कहते थे कि नहीं यूनियन कमिटमेंट इतनी थी। कमिटमेंट थी इतनी। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है ना अपनी वाइफ जो है, अपनी कुर्बानी है ना ये, आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लीडरशिप थी वो। तो वो जो है ना सलीम साहब, इसी लीडरशिप में औरतें कहाँ थी, औरतें कितनी मैं थी? बताता हूँ जरा, ये मैं बता दूँ आपको। बिल्कुल। जब ये हमें सिविल लाइन थाने से हमें ले अच्छा, ठीक है, उस्मानी जेल साहब वगैरह आए, कहानी। और वो उन्होंने कहा कि इनको ले जाना है हमने, ना उन्होंने कहा कि इनको बूस्टर जेल भेज दें। अच्छा, ठीक हम है। छोटे थे, मैं और वो साजिद, तो उनका इनको जो है ना उसमें भेज दें। अरे वो जो था नसर मलिक, वो भी बड़ा था, लेकिन वो ऐसा लगता था छोटा ही है। ठीक है। तो वो भी जो है ना, उन्होंने कहा इनको बूस्टर जेल भेज। उस्मानी साहब ने कहा नहीं, बूस्टर जेल बच्चों की जेल है। हाँ। उसने कहा नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे साथ जाएंगे। तो कोट लखपत जेल में चले। अच्छा। सब वहीं थे। हाँ। तो वहाँ पे अभी आप सोचें कि जून की गर्मी थी, मुझे अभी तक याद है कि शायद 27 जून था जब हमें पकड़ा था। शदीद हाँ, गर्मी। तो वो उसने मैंने तो कभी उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन हिफाजुर रहमान साहब अल्लाह उनकी उनकी अली बुक में। रहमत करे, वो कोयटा में प्रेसिडेंट थे पीएफयूजे के, तो उनकी कोयटा में वो था, इजलास था। तो वहाँ पे वो तकरीर कर रहे थे गवर्नर हाउस में, तो उन्होंने, मैं साइडी बैठे हुए थे, क्या लगा ये जब वो हिस्ट्री बयान कर रहे थे उनका, पीएफयूजे की ये कारकर्दगी है, पीएफयूजे की ये अचीवमेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा ये देखें, ये सलीम शाहिद और ये जो साइदी साहब ये बैठे, ये इतने छोटे थे, नौजवान कि सहाफ़ी। नौजवान थे कि जब इनके हाथ में हथकड़ी डाली तो हथकड़ी निकल गई। निकल गई। तो मैंने तो वैसे कभी, सलीम साहब, उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी अंदाजन, अगर आपको याद है? मेरा ख्याल है मैं शायद 77 की बात है ना, तो 18-19 साल का था। 18-19 साल, सो यंग। 18-19 साल का था मैं। तो वो जो है ना तो वो निकल गई हाथ से। तो उसने जिक्र किया, फिर मेरे दोस्त साथी जो कोयटा में हैं, उन्होंने कहा यार आपने कभी जिक्र किया? ठीक है, काम किया। आप जो कुछ करते हैं, कोई कॉज है, वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये नहीं। आपने किया, बस भूल जाए करके, इसलिए कि वो आप अपने साथियों को नहीं किया। तो वो कल शायद हिस्ट्री आपको याद करेगी, दोहराएगी। हाँ, बिल्कुल। दोहराएगी। सलीम साहब, जेल में कितने दिन रहे थे आप मेरा लोग? ख्याल है जेल में हमें रहे थे कोई तकरीबन कोई 20 दिन रहे थे। ठीक है। हाँ। और फिर सलूक कैसा होता था, सलूक खाना था, पीना? खाना पीना जो था, वो जो जेल का खाना तो ऐसा था जैसे वो शलगम पके होते थे, शलजम, और जो बारिश का पानी नहीं होता है, समझें कि वो शोरबा था। अच्छा, उस तरह का था वो। तो वो नहीं, हम नहीं खाते थे, वो बाहर से लाते थे। ठीक है, आपके जर्नलिस्ट बाहर बाकी थे ना, साथी थे। जो वो लोग लेके आते थे खाना, वो खाते थे। और बड़ा वो सारे, क्योंकि सब बड़े बड़े लोग, सब सारे लीडरशिप वहीं पे थी। जी। आयुष राशिद साहब थे उसमें, औरंगज़ेब था एक, वो था उसमें, क्या नाम है इनका, ये असलम साहब थे जो एपीपी के वो थे। तो ये सारे के सारे उधर थे। तो हम तो एंजॉय करते थे उसको। तो घर से दबाव नहीं होता था? एक तो गिरफ्तारी का खौफ, और फिर डिक्टेटरशिप चल रही है, और सारा सूरत बस हाल। वो मतलब मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम कहाँ जा, मैंने कहा लाहौर जा। बस ठीक है, अच्छा किस लिए, मैंने कहा उधर कोई मीटिंग है। अच्छा। तो मैं चला गया, मैंने नहीं बताया उनको कि मैं गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं। हाँ, गिरफ्तार भी हो गया। बाद में उनको पता चल गया, उन्होंने कहा तुमने बताया नहीं हमें। मैंने कहा क्या बताना था, बताया मुझे, किस तरह मैं बताता, मेरे पास तो फ़ोन नहीं था, और फ़ोन तो उस वक्त नहीं थे ये आपके जो ये फ़ोन है। तो वो मेरी वालदा ने कहा, तशवीश का इज़हार किया। उसने कहा बच्चे तुमने नहीं बताया, तुम्हें बताना चाहिए था। तो मेरे वालिद ने भी कहा कि यार कमाल है, तुमने बताया नहीं। मैंने उनको बताया कि आपका एक दोस्त था वहाँ पे थाने, उसमें सिविल लाइन थाने में, वो यहाँ कोयटा में रह चुका था, एसपी चौधरी ज़मान उनका नाम था।
तो वो जब उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे, तो उन्होंने हमें हवालात में बंद नहीं किया था। वहाँ पे एक वो रिकॉर्ड रूम था जिसमें वो इस तरह का बना हुआ था, जैसे पिंजरा नहीं होते, अच्छा। उसके रिकॉर्ड वगैरह उसमें बैठाया हुआ था। अच्छा। तो वो जब वो आए उन्होंने तो मुझे देखा, तो उसने कहा, "ओए तू कितने?" तो मैंने कहा उसको, मैंने उसको बताया कि इस तरह से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने SHO को कहा, भाई चाय शाय पिलाओ इनको, बच्चों को ख्याल करना इनका, ये हमारे बच्चे हैं, ये वो इस तरह की। कोयटा क्योंकि रहा था वो, वहीं पे वो SP हुआ, SP क्राइम थे वो, तो ये भी हुआ उधर। तो ये है कि मतलब है जिताना ना, कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, दुनिया कहे तो ठीक है, बिल्कुल, लेकिन आपकी स्ट्रगल सलीम आप साहब, आपकी पहचान है। सलीम साहब, किसी खातून ने भी गिरफ्तारी दी थी, उसमें हाँ, खवातीन कितनी थी, वो ख़वातीन थोड़ा हमें कहानी ख़वातीन भी थीं। बताइए। ख़वातीन जो थी ना इसमें, इमरोज़ की थी एक खातून, उनके हस्बैंड जो थे ना वो पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान टाइम्स के वो थे, प्रेसिडेंट थे वो, एम्प्लॉइज़ यूनियन के, और फरजाना था उनका नाम ग़ालिबन। वो थीं, और भी कुछ ख़वातीन थी, मुझे उनके नाम याद नहीं है अभी, जो थीं, लेकिन ख़वातीन बहुत एक्टिव थीं। ये हमारी यूनियन में जो है ना, पाकिस्तान फेडरल यूनियन मजलिस में फरीदा हफीज़ साहिबा थीं, शमीम सहगल थीं, इसी तरह जो है वो कराची से थीं, इसी तरह लाहौर से बहुत, पिंडी से बहुत सारी ख़वातीन, ये जो क्या नाम है इनका, फौजिया शाहिद जो है, ये सारी की सारी ख़वातीन जो है बड़ी निडर थीं, और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ जो है ना उन्होंने हमेशा काम किया। और ये था कि देखिए उन्होंने उहदों पर भी रहीं। अभी अपना जो फौजिया शाहिद हैं, वो फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट की सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनरल है। रहीं, और ये नहीं था कि उनको किसी ने नॉमिनेट किया था, शी वाज इलेक्शन से। इलेक्टेड, इलेक्शन में उन्होंने वोट लेकर जो है वो बनी थी। कामयाबी हासिल की। अब भी वो हैं, बहुत एक्टिव हैं, और अब भी जब भी इलेक्शन लड़ा सबसे ज़्यादा वोट उनको मिलते हैं, क्योंकि देखिए बहुत वोकल खातून है वो, और बहुत ही फरीदा हफीज़, मैं कहता हूँ कि वो जिस तरह यूनियन के लिए काम करती थी, इस तरह और सारी ख़वातीन जो थी, जो कराची से थी, वो सारी की सारी इसी तरह। तो हमारी यूनियन में बहुत ख़वातीन थी, हमारी जो आपकी जो FSC है उसमें भी ख़वातीन थी, लेकिन सब इलेक्ट होकर आई थी। और खैर उस वक़्त ये था कि बहुत ज़्यादा डेलीगेट्स नहीं होते थे, बहुत कम डेलीगेट्स, कुल 50-60 डेलीगेट्स होते थे, वो इलेक्ट करते थे। साइज छोटा था मीडिया का। हाँ, तो मुझे भी जब भी मैंने इलेक्शन लड़ा वहाँ पे, क्योंकि देखें वो तो हमारा सीखने का वो था, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट टर्म में आया इसमें यूनियन में, कोयटा में यूनियन के आए थे, गवर्नर साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो वो वहाँ पे प्रेस क्लब था एक पुराना, उसमें इजलास हो रहा था, तो किसी ने कहा कि जी ये देखें इसको भी मेंबर बनाया हुआ है उन्होंने। तो उसने कहा क्यों? तो उसने कहा कि ये तो स्टूडेंट है, इसको मेंबर बनाया। तो गवर्नर साहब ने कहा कि भाई ये स्टूडेंट है तो आपको फ़ख्र करना चाहिए कि ये आपके साथ शोबे से अखबार में मुंसलिक तो है। काम करता है ना। उसने कहा जी, हमने कहा बिल्कुल मेंबर बनाए। उसके बाद मैं जो है ना इसमें, और हमारे वहाँ के साथी थे बहुत सारे जो कि आते थे, ये मैंने जैसे आपको माजिद फौज साहब बहुत सीनियर आदमी थे मशरक़ के, इसी तरह नसर मलिक साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो इसी तरह, और बहुत अनवर साइदी भी हमारे मेरे साथ का ही था वो, क्योंकि मैं उसके साथ मेरा क्लास फेलो भी रहा मशक़े में आबरान में। तो वो फिर हमने जो जर्नलिज़्म शुरू की कोयटा आके, तो उसने जंग में शुरू की, जंग निकला था, तो मैं उसी में काम करता था क्योंकि मैं पढ़ता था। तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ता हूँ, तो लिहाजा मुझे हुई ऑफ़र जंग में भी, मुझे मशरक़ के इकबाल ज़ुबैरी साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे। तो मुझे कहते थे कि तुम क्यों ज़माना में हो? मैंने कहा मैं हूँ बस। कहता नहीं, मैं यहाँ पे आया तो एक इजलास था वहाँ पे फैसलाबाद में, माशाल्लाह था उस वक़्त, तो वो कहने लगे जब वापस आओ तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे ये था कि मैंने कहा मैं फसीह इकबाल साहब को कैसे कहूँगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि वो कोई उन्होंने मुझे तकलीफ़ नहीं दी, जितनी तनख्वाह है ठीक है वो मुझे मिल रही है, तो मैं कैसे कहूँगा उनको। फिर ये था कि वो कहते हैं डेस्क पे, मैंने काम नहीं करना, मैं रिपोर्टिंग ही करनी है। करूँगा। हाँ, तो वो इस तरह मैं नहीं गया मशरक़ में। तो बस ये है कि यूनियन के साथ बहुत वक्त गुजारा। जिस फैसलाबाद का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हम गए, ज़िया-उल-हक का ज़माना था, तो वो ग़ालिबन 79 था शायद, 79 में। तो वहाँ पे एथनिक का इलेक्शन था,
तो हम यहाँ से वहाँ जब गए तो हमारे पास जो वहाँ की इंतज़ामिया थी उसने जितने होटल थे उनको कहा इनको कमरे नहीं अच्छा। देने, तो वो कमरे ही नहीं मिले हमें। और वहाँ पे जो रशीद सिद्दीकी ग्रुप था उसका भी इजलास था, उनको कमरे- सब फैसिलिटेट कर रहे थे। फैसिलिटेट। तो हमें याद है वो पीपीआई के एक साहब थे अब्बास साहब, उनका घर था वहाँ पे, वसीम अब्बास गालिबन उनका नाम था। तो हम उनके घर में, उसने अपने घर में हमें स्टे दिया फिर। ठहराया, मतलब मैं था और कुछ और। फिर कहीं कहीं जहाँ जगह मिली, लेकिन अगले दिन जो है एक पीपल्स पार्टी के एमएनए थे, वो गालिबन बहरोज़ उनका नाम था, राव बहरोज़, और उनके भाई थे। उन्होंने, उनका घर था पीपल्स कॉलोनी में, उन्होंने अपने दोनों घर खाली कर दिए। अच्छा, और सब ऐसा आप लोगों का इंतजाम वहाँ हुआ। उसने कहा कि यहाँ पे आप लोग ठहरे आके, अपने घर को बिल्कुल पूरा छोड़कर फैमिली को लेकर चले गए बस। तो ये भी था। तो फिर वो मुझे याद है कि फैसलाबाद में फिर हमारा जो उसका एथनिक का जो इजलास हुआ, वो एक इमारत थी उसकी छत पे हुआ। अच्छा। हाँ, उसकी छत पे हुआ। वहाँ पे शमसुल इस्लाम नाज साहब थे, बड़े कमिटेड थे वो भी, बहुत कमिटेड। और उन्होंने बड़ा काम किया, अल्लाह उनको गनी की रहमत करे। आमीन। तो बड़े एक्टिव थे वो इसमें पीएफयूजे में। तो मैं तो हम बिल्कुल तिफल मकतब था उस वक्त, तो हम वो पीछे बैठ के सुनते थे कि ये क्या कहते हैं। और वो बोलना तो दरकिनार, सुन के पीछे से सीटों पे बैठ के। तो जब से आप जाते हैं कहीं, सीखते हैं, सुनते हैं, तो ज़ाहिर है आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा होता है। बेशक। सलीम साहब, जैसे आप लोगों ने वाकई में वो सीखना और साथ साथ मुतहरिक रोल प्ले करना, आप लोगों ने वो किरदार अदा किया। आप समेत मैं आपका नाम उन लीडर्स में शामिल करूंगी जिनमें वो जरासीम आए जो मिनहाज बन्ना साहब के थे, जो उस्मानी साहब के थे, जो छापरा साहब के थे। आप लोगों ने जिस तरह से कमिटेड स्ट्रगल की, फरमाइएगा मौजूदा अगर हम पीएफयूजे को देखें या सारी पीएफयूजेस को देखें, क्योंकि बहुत सारी फैक्शंस भी हो गई, तो आपको ये जरासीम अगर इंडिविजुअली भी हम बात कर लें, किसी में नजर आते हैं आपके अलावा दीगर लीडर्स की बात करें? देखें, बात ये है कि अभी मैं क्या कहूँ उनके बारे में। देखिए, इस वक्त 4 हैं पीएफयूजे। जब 4 पीएफयूजे हो जाएंगी तो फिर आप बताएं कैसे स्ट्रेंथ रह सकती है किसी चीज़ पर। चले हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, दूसरी यूनियन ने जाके कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन एक बात है, फिर भी आज भी जो है इसी, यानी जो बन्ना साहब की, निसार उस्मानी साहब की जो बन्ना ग्रुप कहलाता जी बिल्कुल। उसी को लोग मानते हैं, यानी उसी की लेगेसी जो है वो चल रही है और उसी को तस्लीम करते हैं। कोई भी प्रेसिडेंट जो है, जैसे भट्ट साहब प्रेसिडेंट हैं, अफजल भट्ट साहब हैं। अफजल भट्ट साहब, हम 96 में गए थे मुजफ्फराबाद, वहाँ पे एफएससी की मीटिंग थी, लेकिन हमने कहा कि एफएससी की मीटिंग यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक अलग टेरिटरी है, मुल्क है, उसमें जो है वो आप किसी दूसरे मुल्क की उसमें शामिल नहीं कर सकते यूनियन। तो यूनियन जो है वो सेंट्रल यूनियन है, लेकिन वो हमारी पीएफयूजे रिलेटेड नहीं है। इसी तरह जो है आपकी गिलगित बल्तिस्तान में, तो गिलगित वो भी अभी तक शामिल नहीं है, अलग से है। अब ये है कि देखें, जो लीडरशिप है उसमें अच्छे लोग हैं बहुत, उसमें नासिर जैदी साहब जैसे लोग हैं जो कि ये ज़ियाउल हक के ज़माने में 78 में जब तहरीक चली और उस वक़्त गिरफ्तार हुए वो, और कोड़े मारे गए, कोड़े उनको मारे। अपना जैदी साहब तो अभी माशाल्लाह फिर भी सेहतमंद है, उस वक्त बिल्कुल स्किनी थे। और दूसरे इकबाल जाफरी साहब हैं, फिर तीसरे जो थे वो खावर नईम साहब थे, फिर जो है हमारे जो पाकिस्तान डॉन के थे वो मसूदुल्लाह खान को भी सज़ा हुई थी। इनको सबको 4-5 कोड़े मारने की, तो इनको तीनों को तो लगे। उनको जो है ना, वो उनका पाँव जो उनका वो गालिबन ठीक नहीं, मतलब वो था, वो लंगड़ा के चलते थे, तो उनको नहीं मारे। तो उन्होंने कहा मुझे क्यों कोड़े नहीं मारे, कमिटमेंट देखें आप ना, कि कमिटमेंट। उन्होंने कहा कि मुझे क्यों नहीं कोड़े मारे। अच्छा, ये लोग जिक्र करते थे कि उनका पाँव जो है ना पता नहीं पोलियो से है, लेकिन नहीं, अभी कराची में पीएफयूजे का 75 ईयर्स का प्लैटिनम जुबली था, तो वहाँ पे हुसैन नकी साहब ने ये जिक्र किया इस बात का। उन्होंने कहा कि वो बड़े नाराज़ हुए, उनके मुझे क्यों नहीं बनाया आपने, मुझे क्यों कोड़े नहीं मारे। उन्होंने कहा कि जब वो पार्टीशन हुआ था तो वो आए वहाँ से, जब पाकिस्तान आए तो उनको किसी सिख ने जो है ना वो तलवार मार, तो उनके पाँव में लगी, तो पाँव उनका जो था ना वो उस वजह से हर्ट हुआ था। तो इस वजह से वो लंगड़ा के चलते थे। तो ये भी किसी को नहीं पता था, लेकिन सोच समझते थे शायद पोलियो की वजह से, लेकिन वो ऐसा था, ये नकी साहब ने बताया था। फिर ये कि देखें, आज की जो लीडरशिप है,
मैं नहीं कहता कि उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है या उसका उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्होंने वो भी अपना करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं है। देखें, उस पाए के लीडरशिप नहीं है हमारे पास। हमें मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जैसे मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है, फुकदान है, इसी तरह इदारों में भी फुकदान है। तो हमारे यहाँ भी आप देखें, जब तक बन्ना साहब थे, उस्मानी साहब थे, अब्दुल कदूस शेख साहब थे, वो एपनिक के चेयरमैन थे। और आपको पता है कि वो कमिटमेंट देखें आप कि वो ये नहीं कि एपनिक के चेयरमैन है, वो हेरल्ड वर्कर्स यूनियन के भी प्रेसिडेंट थे, बड़ी यूनियन थी पाकिस्तान की, लेकिन प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करूँगा। वो अपना वो सीनियर सेक्रेटरी थे, वो काम करते थे, और उनका इंतकाल भी काम करते हुए हुआ था। देखिए, फिर हफीज़ राकिब साहब थे, वो अल्लाह उनकी मोहब्बत करे, वो यहाँ पे लाहौर में जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ कहीं किसी क्वार्टर में रहते थे। अच्छा। वो सेक्रेटरी जनरल थे एपनिक के, और उनको बेचारों को कुछ तकलीफ़ भी थी, शायद मुंह में कोई इस तरह का था। फिर बाद में उनका उसी वजह से इंतकाल भी हुआ, शायद कैंसर हो गया था क्या। तो देखें आपके वो बीमारी में भी कहते थे कि नहीं मैंने काम कर, और फिर ये नहीं था कि हमें जो है ना कहाँ ठहरना है। कोई अब लाहौर में एक दफ़ा इजलास था, लाहौर में था, तो वो होटलों में नहीं मिला जगह, मतलब पैसे नहीं थे, तो बख्तियार हाल जो है उसमें हम सब ठहरे। मुझे उसी के हाल में इजलास हुए। वो जो बख्तियार साहब थे उन्होंने कहा इधर आ जाए आप लोग, तो वहाँ सारे वहीं ठहरे, जो मैं बाहर से आए थे वहीं ठहरे। और अब कुछ को ले गए उस्मानी साहब घर, तो मैंने कहा मैं इधर ही हूँ। मुझे उस्मानी साहब ने कहा आप भी चले, मैंने कहा नहीं मैं इधर ही हूँ। हमारे साथ जो कोयटा से दोस्त है मसूद साहब थे हमारे, वो थे जंग कंप्लाइज, उनके प्रेसिडेंट थे वो। तो ये है कि उनकी अभी कदूस साहब की कमिटमेंट मैंने बताया कि उनका इंतकाल ही जो है ना काम करते हुए। ये नहीं था कि आप यूनियन में हो तो आप काम से मुस्तस्ना हो, कहते थे नहीं काम पहले, आपकी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है वो पहले आपने करनी है हर हालत। सलीम साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं अपनी पूरी यूनियन की स्ट्रगल और PFUJ की, हम आपसे वो कहते हैं ना सरासर गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम तो आपकी स्टोरीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे देखने और सुनने वाले भी जाने कि आप किन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, और आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते हुए किन मुश्किलात का सामना है? देखें, वक्त के साथ साथ जो है ना बहुत मुश्किल भी हुआ है, और हालात मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ रहे हैं। देखें, बलूचिस्तान में पहले भी इंसिडेंसीज रही हैं। मुझे जो याद है इंसिडेंसी वो 73 की, क्योंकि जो उससे पहले हुई मैं वो छोटा था, यानी 60s में थी, वो अयूब खान के ज़माने में, फिर जो है याह्या खान के ज़माने में भी थी, फिर ये जो 73 में हुई है भुट्टो साहब के ज़माने में, वो मुझे याद है, वो इंसिडेंसी थी। लेकिन उस वक्त इस तरह नहीं था, इस तरह की मुश्किलात नहीं थी। वो गवर्नमेंट करती थी कि ये खबरें नहीं छापे, वो नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई इस तरह का वो नहीं था। अभी आप देखें कि बलूचिस्तान में सहाफ़त करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस लिहाज से कि आप ये देख लें कि जो पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट शहीद हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है बलूचिस्तान के लोग हैं, यानी कोई 58 लोग हैं। उसमें सिटिंग बलूचिस्तान जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट था इरशाद मस्तोई, उसको घर में उसके दफ्तर में उसको मार दिया था, और उसके रिपोर्टर को, उसके अकाउंटेंट को। इसी तरह जो और जर्नलिस्ट मारे गए वो सब, एक चिश्ती साहब थे, चिश्ती मुजाहिद, वो शहीद हुए। फिर इसी तरह बहुत सारे लोग, तो वहाँ पे डिफरेंट वो हैं फैक्टर हैं वहाँ पे। मतलब है अगर क्या कहते हैं उसको, ये एक तरफ तो गवर्नमेंट के हो सकते हैं, ठीक है ना, दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर हैं, फिर तीसरी तरफ जो है वो और इंसर्जन भी हैं, फिर ये कि ये मजहबी जो ग्रुप्स हैं उस सब की तरफ से एक किस्म का वो है, मुश्किलात हैं उनकी तरफ से। तो वहाँ पे आपको बहुत मोहतात होकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप चीज़ों को बिल्कुल ब्लैक आउट कर दें। तो उसके लिए फिर यही है, मैं समझता हूँ कि आपकी स्किल होनी चाहिए आपके पास। आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप चीज़ बयान भी करें और आपकी स्किन भी बचे, ठीक है ना। तो वो स्किल जो है ना वो डेवलप करने की ज़रूरत है जर्नलिस्टों में। जिस तरह आप लोगों ने डेवलप की, अब आने वाले ये डेवलप कर रहे हैं। देखें, जो अभी आने वाले, तो मैं देखता हूँ कि जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में
एक तो बहुत, जैसे आपने देखा कि एक मशरूम ग्रोथ हुई थी अखबारों की, अखबारात की। जी फिर आपने देखा कि टीवी जो है बिल्कुल। चैनल, उनकी मशरूम ग्रोथ हुई। हम्म, अब क्या मतलब है, कितने जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान में जो प्रिंट मीडिया के लोग थे, वही आए बिल्कुल उसमें टीवी आपके में आ गए। टीवी में आ गए। हम्म अब टीवी में जो लोग आए उनके अलावा, हम्म तो वो तो उनकी तो जर्नलिज्म से कोई वो नहीं थी, तो तरबियत नहीं थी उनकी। अब वहाँ पे फिर ये है कि जो जिन लोगों के टीवी हैं, चैनल्स हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल पीपल, वो मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। उन्होंने अपने कारोबार को जो है उस कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ भी देने के लिए, और देखें इसका बड़ा एक ग्लैमर भी है, ये जो आपका जर्नलिज्म है। बिल्कुल ठीक ऐसी है ना, है। ग्लैमर है कि जी अच्छा आज मैं फलाने से मिल रहा हूँ, आज मैं फलाने, बेशक बेचारा वो घर जाए तो खाना ना मिले उसको, बिल्कुल लेकिन ये बड़ा होता है कि जी शशका बहुत है। वो जी मैं फलाना आज सदर नाल मिले सी मैं, तो बिल्कुल। मैं आज फलां से मिला हूँ। तो वो ग्लैमर जो है वो भी उनको अपील करता है, जो जिनके पास पैसा है। अब वो जो लोग बात करते हैं उनका कि जी ब्लैक मनी को भी वाइट मनी भी हो जाती है, वो कोई उसको पूछता नहीं, उनका उसका बड़ा वो होता है, असर रसूख होता है। तो वो इस तरह का चैनल्स हैं, और चंद चैनल हैं जिसमें प्रोफेशनल लोग हैं, जिनके पीछे मीडिया हाउसेस हैं, वो हैं। बाकी आपने देखें कि मुख्तलिफ लोग हैं उसके पीछे, और फिर उन्होंने, अब ज़ाहिर है एक नॉन प्रोफेशनल आदमी जो है वो भी अपना अमला कैसा रखेगा, तो उन्हें जो है ना इस बात से वो नहीं है, वो कहते हैं कि पैसा जो है ना वो आए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो बहुत तरबियत की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने जैसे आपसे कहा ना कि आपको वो आनी चाहिए, वो टेक्निक आनी चाहिए, आपको वो तरबियत आपको हासिल करनी चाहिए कि जिसमें ये हो कि आपको पता चले कि कैसे आप ना नेगेटिव रिपोर्टिंग करें ना पॉजिटिव, आप बैलेंस रिपोर्टिंग, आप रिपोर्टिंग करें। आप रिपोर्टिंग करें, बैलेंस रिपोर्टिंग करें। देखें ये एथिक्स भी है जो पूरी दुनिया की जर्नलिज्म के लिए है। उस एथिक्स में ये है कि आपकी खबर जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने किसी के खिलाफ खबर लिखी और उसके बाद मैं चला दी। अभी जैसे अखबारात हैं, देखिए मैं डॉन में काम करता हूँ, तो डॉन में कोई ऐसी चीज़ नहीं छपती जो इम्बैलेंस हो। मैंने अब अगर मैं स्टोरी लिखूंगा किसी की, तो मैं ज़रूर जिसके ख़िलाफ़ है, जिसके ख़िलाफ़ किसी ने बात की है, मैं उससे भी पूछूंगा कि भाई आप बताएं भाई ये आपका आपके बारे में मौक़िफ़। आपका क्या मौक़िफ़ छाप देगा। तो वो जब मौक़िफ़ छपेगा तो फिर जो है ना आपको कोई हार्म नहीं करेगा, सलीम साहब कोई हमारे लोग बड़ा गिला करते हैं, हमने राब्ता किया, नंबर अटेंड नहीं हुआ, नंबर बंद मिला, मौक़िफ़ लेना पता नहीं क्यों उजलत, क्या मसला क्या है देखिए मौक़िफ़ उसमें लेने में? होता है ये भी होता है कि वो वाक़ई आप कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैंने आप देखे हैं कि जो बलूचिस्तान में है, अभी वहाँ वाक़यात होते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि यार, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग क्या चीज़ है, रिपोर्टिंग ये है कि ही सेड, उसने कहा है, मैंने नहीं, मैंने लिखना है, मैंने लिखना है मैंने चीज़, रिपोर्ट मैंने करना उसके अंदर बिल्कुल। कोई कमेंट्स नहीं देने उस खबर के अंदर। वो एक एक बता रहा है, ये एक नरेट कर रहा है कोई, वो मैं लिख रहा हूँ, ही सेड वो खबर है। या उन्होंने कहा। फिर ये जैसे कोई वाक़या हो, अब उसमें भी आपको मतलब खुदा खास्ता कोई धमाका हो गया, अब उसमें लोग शहीद हो जाते हैं, तो अब आपको पता है, आपके सामने भी आपको मालूम है कि इतने लोग जो है ना इसमें आपको पता है, लेकिन आपको ये है कि जर्नलिज्म एथिक्स है कि आप आई विटनेस को कोट करें, आप ऑफिशियल्स को रिपोर्ट नोट करें, आप हॉस्पिटल को करें कि जनाब ये इतने लोग जो है ना हॉस्पिटल ने कहा है, मैंने नहीं कहा, हॉस्पिटल ने कहा, ये कहा है, पुलिस ने ये कहा है, रेस्क्यू ने ये कहा। आई विटनेस ने ये कहा, वो लिखें आप बिल्कुल। उस किसी तबसरे के बगैर, तो वो किसी तबसरे के बगैर जब छपेगी, इसलिए कि आपका हक नहीं है उस खबर में कोई तबसरा करने तबसरा करने का। का। लेकिन अभी मैं जो देखता हूँ जर्नलिज्म में, बड़े अखबारात के बड़े रिपोर्टर हैं, वो उनकी खबर में जो है ना तबसरा। अपना तबसरा होता है, यानी खबर से ज़्यादा उनका अपना तबसरा होता है। और अब हम क्या कहें उनके बारे में, वो समझते हैं कि मैं दुरुस्त हूँ, और बड़े बड़े रिपोर्टर कहलाते हैं वो अपने आप को। सलीम शाहिद साहब आपने रिपोर्ट किया, कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो जिसने बिल्कुल आपको जोड़ के रख दिया हो, कोई वो ज़ाहिर आपने स्टोरी कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करेंगे? देखें जो नवाब भुट्टी का जो था वो बड़ा, क्योंकि वो मेरे पड़ोसी थे कोयटा अच्छा, में, हाँ। मेरे घर के सामने उनका घर था, ठीक। तो उनके साथ एक हमारा बहुत ज़्यादा जर्नलिस्टों के साथ बहुत था। मेरे वालिद को भी जानते थे, दादा को भी जानते थे, तो उनका
शहीद होना भी एक बड़ा वाक़या। बड़ा वाक़या था, बहुत बड़ा वाक़या था। फिर ये कि आपने देखा कि सितंबर 11 के बाद जो कुछ होता रहा 9/11। वो बड़ा है। यानी क्वेटा में जो है ना मतलब जैसे ब्लास्ट हुए हैं, सुसाइड अटैक हुए हैं, मतलब मुहर्रम पे हुआ है, वो बहुत भी एक खौफनाक था जो कि 3 मार्च वुकला पे? नहीं, ये अशूरा का जुलूस था, जी, तो उस पे अशूरा हुआ पे। था और उसमें फिर ये था कि पूरा जो इलाका था उस वहाँ पे उसको फिर वो जो लोग थे उन्होंने जला दिया, दुकानें जला दी। वो ऐसा था जब मैंने अपने सुबह रात को मैंने देखा, वो जब वहाँ से चढ़ गया, कर्फ्यू लग गया था, तो मैंने देखा कि वो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार हुई है, उसमें बमबारी हुई है। ये किस ईयर की बात है ये सर? है 2004 की 4। 4 की बात है। 2004 या हाँ 2004 ही था शायद। 3 मार्च ये तो याद है मुझे कि ये हुआ था वहाँ पे लियाकत बाज़ार में, वो आशूरा का जुलूस गुजरा था, तो वो भी बड़ा तकलीफ़ देता। फिर ये कि जो ये जो सेक्टेरियन मामला मतलब इस बुनियाद पे कि आप किस सेक्ट से ताल्लुक़, वो भी एक बहुत ही अफसोसनाक होता है कि जी उसमें आप लोगों को कोई उसमें मैं कब्रिस्तान गया एक दफ़ा, उधर हज़ारा अपना रमदार रोड पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मुझे नहीं पता था, मैंने जब वहाँ उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो मैंने जब देखा वहाँ पे, तो मुझे दोस्त नज़र आए जिनकी तस्वीरें थी, मुझे पता ही नहीं था कि वो शहीद हो गए। तो ये भी है, बहुत दुख की बात भी है। और ये जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं कि ये अमन लाए और ये सानात ना देखने पड़े। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं असीम साहब। एक मिथ ये भी पाई जाती है कि क्वेटा में या बलूचिस्तान में, कब्रिस्तान में रात में जितनी कब्रें होती हैं, दिन में उनकी तादाद बढ़ जाती है। क्या ऐसा भी कुछ है? ऐसा भी कुछ अभी कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए, ठीक है ना? जैसे पिछले दिनों हुआ था कि जी वो कोई लोग थे, ये जो वहाँ पे ट्रेन पे हमला हुआ था, ट्रेन जाफर हाईजैक हुई थी एक्सप्रेस। जी, तो उसमें जो लोग मारे गए थे जो इंसिडेंट से, ग़ालिबन उनकी लाशें थीं, तो वो उनको दफनाया था उन्होंने, क्योंकि उनके कोई लेने नहीं आए थे, उनके वर्षा नहीं थे। वर्षा नहीं थे, ठीक है। तो इस वजह से शायद वो जो कि वो बताते थे खुद, जो गवर्नमेंट का कहना था, मतलब जो सीटीजी का कहना था कि वो लोग थे। तो फिर उसी पे आगे बड़ा तनाज़ा भी हुआ जी। और जलूस जलसे मारंग के जो जलूस जलसे हुए वो उसी से हुए उसके बाद से। तो जर्नलिज़्म जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और लेकिन मुश्किल भी है, मुश्किलात बहुत हैं। सीएम साहब, जो अलहदगी पसंद है बलूचिस्तान में, आप इतने दहाइयों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं बलूचिस्तान में, आपको लगता है नहीं है कि गवर्नमेंट या रियासत इस मसले को हल कर सकती है? क्या ऑपरेशंस 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 ही इसका हल है? देखिए बात ये ना कि वायलेंस जो है ना वो तो कोई हल नहीं होता। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी या सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, या अभी आपने देखा कि जो है ना यूक्रेन और रूस का जो हो रहा है, उसमें जो है वो कोशिश इसी बात की है कि बैठ कर हल करें मसले बातचीत को, से। बातचीत के ज़रिए। तो बातचीत होनी चाहिए और फिर ये देखें कि मैं एक बात ज़रूर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखें यही मतलब अगर हम नवाब खैर बशमरी की बात करें तो वो मगरबी पाकिस्तान असम्बली के 1962 में मेंबर थे, मगरबी पाकिस्तान असम्बली के। बजिंजो साहब थे, सरदार अताउल्लाह मेंगल जो है वो एमपी थे मगरबी पाकिस्तान असम्बली में। फिर वो 70 में बने, 70 में इलेक्शन हुए तो वो चीफ मिनिस्टर बने, उनका बेटा चीफ मिनिस्टर बना। इसी तरह खैर बशमरी जो थे वो 70 के इलेक्शन में जीते थे, नेशनल असम्बली में भी और सूबाई में। फिर उन्होंने सूबाई रखी, उनके बेटे जो है वो रहे मिनिस्टर रहे। तो और भी इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो ये सोचने की बात है कि उन्होंने इसी कानून के तहत, इसी जो आपका आइन है उसी के तहत उन्होंने मसाइल का हल निकाला। ना उन मसाइल नहीं उन्हीं के तहत काम किया ना। बिल्कुल, तो बेशक। बात ये कि फिर क्या हुआ, ये सोचने की बात है कि क्या हुआ कि वो इतने बिटर हुए, ठीक है ना, ये सोचने की बात है और इस पर आपको सोचना चाहिए कि इस ये चीज़ें सामने रख कर आप अगर हल निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद आप किसी हद तक जो है ना कामयाब हो सकते हैं। कामयाब हो सकते हैं। फिर ये होता है देखिए मुज़ाकरात जो है ना वो डायलॉग के लिए एक आपको एटमॉस्फेयर पैदा करना होता है। एटमॉस्फेयर ये है
कि आपको कुछ ऐसे इकदाम दोनों तरफ से, ये नहीं कि एक तरफ से, दोनों तरफ से करते हैं। वो उस वक़्त होता है जब आपकी विलिंगनेस दोनों तरफ से हो और आप चाहते हो कि मसले को हल करना है, तो आप ऐसे इकदाम करते हैं जिससे एक कंडूसिव माहौल पैदा होता है और कुछ चीज़ें आप छोड़ते हैं, कुछ चीज़ें वो छोड़ते हैं। फिर मुज़ाकरात की टेबल पे जब आते हैं, उसमें जब ऐसी छोटी-छोटी बातों को निकाल देते हैं, तो फिर कोर इश्यू रह जाते हैं। फिर कोर इश्यू जो है उस पे आप डिस्कस करें। तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बातचीत के ज़रिए हल और ना क्या कर होता है सके। बातचीत का मसला क्या होता है? वो यही होता है कुछ दें, कुछ लें। इस पे होता है। ये नहीं कि अगर आप कहेंगे कि नहीं जी हम आप पे डटे हुए हैं, तो फिर जो है ना फिर मुश्किल होती है। तो मैं समझता हूँ कि इसका भी हल हो सकता है और इसके लिए देखिए बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी भी है और ट्राइबल सूबा है, बल्कि उसका जो अर्बनाइजेशन जहाँ पे है, क्वेटा है और जगहों पे, वहाँ पर भी जो है ट्राइबल असर महसूस है। बिल्कुल। तो आपको उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जेन्युइन हो, ये नहीं कि जो पसंदीदा लोग हैं या उनको चुन लें, नहीं। आप जो है वो उनके ज़रिए करें जो कि द पीपल हू मैटर्स, ठीक है? जिनका वाक़ई असर रसूख है, जो कि वाक़ई सही मानों में वो हैं क्या ट्राइबल स्टेटस रखते हैं, जिनकी से है। जिनकी से है, जिनकी लोग बात मानते हैं, वो करें। फिर ये है कि स्टेट जो है, स्टेट तो देखिए माँ है, स्टेट को कुछ थोड़ी-सी बहुत सारी चीज़ों में आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो अगर आप जैसे मैंने कहा ना कि ले दो। और दे, हाँ। लो और दो, ये तो मेरे कहने का मकसद ये है। तो वो करेंगे अब पॉलिटिकल बार्गेन। हाँ, आप इन्वॉल्व करें पूरे स्टेक होल्डर्स को। एक स्टेक होल्डर्स को। फिर ये है कि पूरा आपका खाली ट्राइबल नहीं, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करें, तो शायद कल जो है कोई बेहतरी निकल आए। और आपने जो पूछा था कि जो जर्नलिज्म है, लेकिन जर्नलिज्म जो है ना मैं समझता हूँ कि डिटोरेशन की तरफ जा रही है, डिटोरेट हुआ है कि आप जो कुछ सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो सोशल मीडिया पे जो कुछ आता है उसकी क्या वो बैकफायर होता है, उसकी खबर की कितनी कौन सी क्रेडिबिलिटी है। अब एक रिपोर्टर जो होता है वो इस बात की कोशिश करता है, जो वाकई रिपोर्टर होता है, जो जर्नलिस्ट है, वो कहता है कि मेरी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो लूज़ ना हो। बेशक। ठीक है ना, वो इसलिए वो समझता है कि अगर मेरी क्रेडिबिलिटी है तो जहाँ वो काम करता है उसकी भी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ठीक है है। ना। तो अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल करें, आप अपनी क्रेडिबिलिटी को जो प्रोफेशनलिज्म है जर्नलिज्म उस पर चल के कर सकते हैं। फिर ये कि एक और चीज़ है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो गया है, आपको पता है जिस तरह की खबरें चलती हैं इसके ऊपर टीवी पर चलती हैं और या ये जो आपका सोशल मीडिया पे चलती हैं, तो फिर क्या आपकी क्या रह क्रेडिबिलिटी होगी? जाता है। क्रेडिबिलिटी आपकी क्या होगी? कुछ नहीं होगी क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी के लिए देखें जो अखबार में वाकई जर्नलिस्ट हैं, जो रेगुलर जर्नलिस्ट हैं, वो जब जो मैं समझता हूँ कि जो हम उसकी तारीफ़ करते हैं मीडिया की, वो ये है कि आपकी जो खबर है वो मॉनिटर होती है, वो चेक होती है, बेशक। ठीक है ना। मतलब मैंने खबर फाइल की अपने डेस्क को, तो मेरी खबर जो है ना जब वहाँ पहुँचती है तो उसको साउट आउट करता है शिफ्ट इंचार्ज की, जी ये छपनी वाली है या नहीं, इसको छापना है, प्रायोरिटी देते हैं, न्यूज़ एडिटर से डिस्कस करता है। वो कोई पूछने वाली चीज़ है तो वो मुझे पूछेगा, अगर कोई ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो चीफ एडिटर साहब को भेजेगा, एडिटर साहब भी पूछ सकते हैं, एडिटर साहब से मशवरा कर लेते हैं कि जी ये किस तरह। तो क्रेडिबिलिटी उसी वक्त बनती है जब आप ट्रू प्रोफेशनलिज्म के साथ जर्नलिज्म करें। तो वो नहीं है, ये जो आपका सोशल मीडिया उसमें तो नहीं है, उसमें तो आप जो मर्ज़ी लिख दें, अभी बैठे बैठे खबर बनाएं चला दें, जो मर्जी की ज़्यादा रेटिंग है वहाँ हाँ पे। जो मर्ज़ी की रेटिंग। तो वो रेटिंग मैं क्या कह सकता हूँ कि रेटिंग उसमें भी देखें ना मॉनेटरी पैसा इन्वॉल्व है कि आपकी रेटिंग है तो आपको पैसे भी मिलते हैं, पता आपके नहीं डॉलर्स आ रहे हैं। हाँ डॉलर आ रहे हैं, तो वो इसलिए ऊट पटांग खबरें भी देते हैं, इस तरह की देंगे। अभी बहुत बड़े बड़े लोग जर्नलिस्ट हैं, वो आप देख लें कि बाज़ औक़ात जो है वो खबरें किस किस्म की खबरें चलाते हैं। बिल्कुल। और हम बलूचिस्तान के बारे में देखें, हम तो बलूचिस्तान में बैठे हैं ना, हमें पता है कि वहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई
लेकिन हम देखते हैं ट्विटर पे, इंस्टा पे, ग्राम पे और दूसरे की वो उन्होंने वायरल हो रही होती है। हाँ कि जी, और फिर उस पे जो है वो आ रहे कमेंट्स आ रहे होते हैं लोगों के, लाइक्स कितने हैं जी, इतने लाइक्स आए, और बस उनका हिसाब किताब चल रहा है। तो जर्नलिज्म जो है वो एक बहुत जिम्मेदारी की बात है। और जब हम ये बात करते हैं कि हमारा मुतालबा होता है ना ये कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हो, मतलब है कोई इम्पार्शियल। इम्पार्शियल हो, नहीं हम इम्पार्शियल के साथ साथ कोई पाबंदी ना हो, ठीक है ना। जब मैं ये सेंसरशिप ना हो। हाँ मतलब है कि मैं जब ये मुतालबा करता हूँ कि फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता हूँ, तो मुझे ये सोच लेना चाहिए कि मुझ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका मतलब भी ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या लिख रहे हैं, आपने अपनी ख़बर में क्या लिखा है, आपने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है, अपने तज्ज़िये में क्या लिखा है, ठीक है ना। अब अगर आप खबर ही को तज्ज़िया बना लेंगे और सारा दिन मैं देखता हूँ लोग जो है ना जो तबसरा कर रहे होते हैं खबरों पर, अब वो उनको आप देख लें कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। सलीम साहब, जब भी आपने रिपोर्ट किया, बहुत सारे लोग अभी गिला करते हैं हमें धमकियां आ रही हैं, कभी आपको भी किसी खबर पे किसी हसास इदारे ने राब्ता कर लिया हो या धमकियां आ गई हो, कुछ ऐसी स्टोरी? देखिए मैं बिल्कुल आपसे सही बात करूँगा, मुझे अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो गए जर्नलिज्म जर्नलिज्म में। करते हुए। अगर मैं वो सारा शामिल कर दूँ और भी ज़्यादा, स्टूडेंट के ज़माने का। तो लेकिन मैं बताऊँ आपको कि मुझे कभी किसी ने नहीं फ़ोन किया, कभी आपको धमकी नहीं आई? मुझे नहीं किसी ने कहा कि फलाने इदारे ने कहा कि ये क्या छापा है तुमने, ये नहीं छापना है, ये छापना है। एक दफ़ा खाली मुझे जब नवाब बख्शी का शहीद हुए थे तो उस वक़्त किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा अच्छा। कि ये मालूमात हैं और ये इस पर जो है ना खबर है। तो मैं कहा शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे नहीं पता किसने किया था, लेकिन मैंने अपनी खबर लिखी, जो मेरे ज़राए थे, जो मेरे सोर्सेज थे, उनके ज़रिए करके मैंने अपनी खबर बनाई थी। बाकी मुझे किसी ने नहीं कहा, कभी धमकी नहीं मिली? कभी नहीं कहा कि जी आप ये क्यों चेक कर रहे हैं, फलानी खबर आपने क्यों छापी है, नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि खबर को आप ऐसा बनाएं कि वो उसमें गुंजाइश ना रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकम्मल खबर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मुश्किलात में फंसाती है। तो जर्नलिज्म है ही ये। सलीम साहब, कभी आपकी कोई खबर बाउंस हुई हो? कभी? शुक्र अल्लाह का नहीं हुई, कभी नहीं हुई? कोई नहीं, शुक्र आपका 40 साल से ज़्यादा कैरियर है। कभी भी नहीं हुई, इसलिए कि मैं मोहतात हूँ इस मामले में। फिर ये कि जब मैं डॉन में आ गया तो डॉन में अहमद अली खान एडिटर थे, जब उन्होंने मुझे नौरियत को बंद कर दिया था उन्होंने, तो मैं फिर डॉन में मुझे ले लिया। तो उन्होंने कहा कि देखें आपने खबर में कोई तबसरा नहीं करना, ज़बरदस्त। खबर लिखनी है आपने, सिर्फ खबर लिखनी है कि क्या है वाकया, ठीक है, वो लिखना है आपने, कोट डालें, खबर में कोट लिखें, फलाने जो कह रहे हैं वो करें। वो जो लोग कहते हैं ना कि जी वो फलाने ने नहीं कहा, उसका भी इलाज है। आप उससे कर रहे हैं ना, आप फ़ोन कर रहे हैं, आप पर रब्ता हुआ, उसने कहा कि जी आई एम सॉरी, मैं आप दे दें कि वो कहता है कि मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, आप दे दें। फिर ये भी आप लिख सकते हैं कि जनाब मैंने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर ये भी है कि वो अभी आप देखें ना बहुत सारी खबरें होती हैं, वो लोग बताते हैं, मतलब ऑफिशियल्स भी बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देखें मेरा नाम ऑफ द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, हाँ वो कहता है कि मेरा नाम नहीं है, कोट ना करे मुझे। कोट ना करें, यूनिटी की दरख्वास्त करता है वो। तो वो आपको पूरी कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी कि वाकई आपने ये बिटरे न करें उसको कि जनाब ये उसने ये कहा कि मेरा नाम नहीं दिया, आप नाम दे दें। तो ये सोर्स को डिस्क्लोज करना जो है ये नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़बर कंफर्म हो जब, और बेशक देर से, हाँ खान साहब ने कहा, कहने लगे अगर ख़बर कंफर्म नहीं होती है डोंट फाइल, आप नहीं फाइल करें। ये नहीं है कि जी नहीं हर हालत में फाइल करनी है, नहीं, अगर नहीं है हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे खबर को तो वाक़या हुआ, मेरे सामने एक धमाका हुआ, मेरे से कुछ फासले पर, जैसे वो दरवाज़ा है सामने, इतनी दूर वो गाड़ी जा रही थी, तो वैन थी स्कूल की ना वो, तो उसके आगे एक सिक्योरिटी की गाड़ी थी, तो वो एक राउंड अबाउट था कोयटा में शहबाज टाउन, तो वहाँ पे पहुँची तो धमाका हुआ, मैं पीछे था उस गाड़ी के, तो वो धमाका हुआ, लेकिन मैं उसमें ये नहीं लिख सकता था कि मैंने देखा। हाँ, तो मैंने तो बड़ा अहम पॉइंट है। हाँ, मैंने तो ये कहना है कि जनाब वो आई विटनेस कह रहा था
उस सामने जो जो सारी दुकानदार, डिटेल्स हाँ, हैं। सामने वाला जो दुकानदार था उससे मैंने पूछा तो उसने कहा बड़ा खौफनाक धमाका था, देखिए मेरे सारे शीशे टूट गए। वो लोग वहाँ पे जो थे, उसने कहा मैंने देखा कि जो सिक्योरिटी की गाड़ी गुजरी 10-20 सेकंड पहले, उसमें जो आदमी बैठे हुए थे अब वो जल रहे हैं, उनको आग लग गई। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको वो करती हैं, ऑब्जेक्टिव बनाती हैं। एग्जीक्यूटिव बनाती हैं, आपकी खबर को क्रेडिबल बनाती हैं। तो क्रेडिबिलिटी की, सलीम साहब, आपका फेवरेट सहाफ़ी कौन है जिससे आप बहुत इंस्पायर हो? भाई मैं तो निसार उस्मानी साहब ने मुझे कहा, देखो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स बताया, उन्होंने कहा ये करना है तुमने अगर अपनी वो करनी है, क्रेडिबिलिटी बनानी है। बनानी है और सीखना है, तो उन्होंने मुझे कुछ लोगों के कॉलम पढ़ने के लिए कहा, उन्होंने कुछ लोगों की रिपोर्टिंग पढ़ने के लिए कहा। उसमें शाहीन शहबाई का भी था कि इसके डिस्पैच जो वाशिंगटन से आते हैं वो आप देखा करो, और क्योंकि और भी कुछ लोगों के कहा, तो मैं ख़ुद उनके भी पढ़ता था, उस्मानी साहब के भी। तो ये उस्मानी साहब, फिर जो मुझे अंग्रेज़ी जर्नलिज्म में जब मैं आया तो ज़ाहिर है एक मैं तो उर्दू जर्नलिज्म में काम करता था, और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मैंने जर्नलिज्म पढ़ी नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। इकोनॉमिक्स पढ़ लिया आपने। तो सिद्दीक बलोच साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो वो मुझे शुरू में से कहते थे तुम उर्दू के रिपोर्टर नहीं हो, तुम अंग्रेज़ी की जर्नलिज्म अंग्रेज़ी। मैंने कहा नहीं मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। कहता नहीं तुमको आती है, तुम जो है ना ये जब लिखना शुरू करेगा तो तुम लिखोगे। तो उन्होंने बहुत सिखाया, और उन्होंने मुझे डांटा भी कभी, कहा कि एक दफ़ा मैंने एक थंडर स्टॉर्म था बड़ा, उसकी खबर बनाई, वो छपी, तो अगले वो कराची में थे डान में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन बहुत डांटा, तो ये क्या खबर बनाई तुम जैसे आदमी से मुझे तो नहीं थी, ये क्या है, इसमें तुम कुछ लिखा ही नहीं, हुआ ये हुआ बस। तो मैंने उसके बाद हमेशा वो जो है उसको मद्देनज़र रखा, कभी मैंने वो गलती नहीं की। जो दोबारा और उन्होंने फिर ये था बताई। कि उन्होंने बहुत सिखाया, उन्होंने मैं बना के खबर पूछता था उनसे, ये खबर देख लें, तो वो देख लेते थे। एक दिन मैं गया उनकी, मैंने खबर दी, तो उन्होंने कोयटा आ गए थे, उन्होंने अखबार निकाला था अपना बलूचिस्तान एक्सप्रेस अंग्रेज़ी का, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ उनके दफ्तर में गया, तो मैंने कहा खबर दिखा दूँ, तो मैं बैठा रहा, उसके बाद मैंने कहा तो वो काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जाओ खुद करो, गुस्से से कहा। खैर मैं चला गया, मैं अपने ऑफिस चला गया, जाके मैंने टाइपराइटर को पे खबर चढ़ाई, उसको देखा, जैसी तैसी थी मैंने भेज दी। तो अगले दिन सिद्दीक साहब मेरे दफ्तर में आए, ऐसे खड़े होकर दरवाजे में मुझे देखा, तुम नाराज़? मैंने कहा नहीं मैं क्यों नाराज़ हूँ, आपसे नाराज़ हो सकता हूँ? आके मुझे गले लगा, कहता नहीं, कहता मैंने इसलिए तुम्हें ये कहा कि तुम में कॉन्फिडेंस पैदा हो, तुम में ये हो कि तुम खुद भी कुछ कर सकते हो ना, ये नहीं कि तुम सहारे ढूंढो, सहारा नहीं ढूंढो, ठीक है मैं तुम्हें जो भी कहोगे मैं करूँगा, लेकिन खुद कोशिश करो, और कोशिश करने से बात ये ना कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो गलती नहीं करेंगे, और जब बोलेंगे तो ही गलती करेंगे, जब फिर गलती करेंगे तो सीखेंगे। इसी तरह लिखना है, आप लिखेंगे नहीं तो कोई गलती नहीं करेंगे, लिखेंगे तो गलती होगी तो कोई बताएगा कि सही करो। तो ये भी उन्होंने मुझे कहा, उसने कहा ये भी है। और जब मैंने उनको बताया कि मैं डॉन में हो गया हूँ, तो उन्होंने मुझे देखा ऐसे 1 मिनट, और फिर खुशी का इज़हार किया और कहा तुम कर लोगे, ये कहा। मैं कराची में था, कराची में खान साहब से मिलकर आया था, कहने लगे तुम मैंने कहा ठीक है। और फिर जो है वो कहने लगे कि कुछ बातें बताएंगे, तो मेरे लिए तो ऐसा ही था डान में आना, जैसे कि एक आदमी है उसको तैरना नहीं आता और उसे आप समंदर में फेंक दें तो वो क्या करेगा, हाथ पाँव मारेगा ना। तो मैंने उसी तरह हाथ पाँव मारे कि मैं अपने आप को बचाऊं। तो वो फिर इस तरह जो है ना, मैंने अभी भी मैं तो रोज़ सीखता हूँ, और ये नहीं कि वो सीनियर, मैं जूनियर से भी पूछ लेता हूँ कि यार ये बताना ज़रा ये ठीक है। सलीम शाही साहब, आपको क्या लगता है कौन ऐसा सहाफ़ी है जो नहीं सीख पा रहा और इसको सहाफ़त में होना ही नहीं चाहिए? उसकी वजह ये कौन है, नापसंदीदा है आपका? नहीं मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे ठीक है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी हैं उसमें। मेरे एक लड़का था कोयटा में, मैंने उसको वो खबर बना रहा था, तो मैंने उसको कहा कि यार मैंने कहा यार ये इस तरह नहीं बनती, तुम जैसे थे
तो मैंने कहा नहीं सर आपको नहीं पता। मैंने कहा सॉरी मुझे वाकई नहीं पता। 20 साल हो गए, ना वक्त ने कुछ बिगाड़ा उसका, ना उसने अपना कुछ बिगाड़ा। वो उसी तरह ही है। बाकी ये है कि लेकिन जो कुछ हमें आता है हम कोशिश करते हैं कि उनको बताएं लोग। कई हमारे दोस्त हैं जो कोयटा में बड़े भी ब्यूरो चीफ हैं वो, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये कैसे खबर बनाई तुमने। मैं थप्पड़ भी लगाया उनको, ये क्या खबर बनाई तुमने, खबर इस तरह बनती। और उन्होंने कभी माइंड नहीं किया उसने, वो अभी भी जिक्र करते हैं, कहते हैं यार हमें मारा भी इन्होंने और कहा कि नहीं ये खबर इस तरह नहीं बनती। तो ये तो कोयटा में अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, मतलब शायद ज़ुल्फ़िकार है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इसी तरह और इरफान सईद है, इसी तरह और हमारे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। अब्दुल खालिक साहब हैं, इसी तरह और जर्नलिस्ट हैं जो कि अच्छा काम कर जो रहे हैं। कोई सीखना चाहे। मुझे जो चीज़ बहुत पिंच करती है वो ये कि खू नहीं है लोगों में सीखने की। वो जब से ये आया आपका सोशल मीडिया तो कोई कुछ नहीं पूछता, वो कहता है कि ये और हम ही हरफन मौला है। हाँ, वो कोई ना कभी कोई आ जाता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है, कहता है सर ये ज़रा देख लें आप बता दें मुझे। मैंने कहा यार मुझे खुद नहीं आता तो मैं क्या कहता है नहीं आप जो ठीक करें इसको या मुझे बताएं मैं बता दूँ। मैं जो मुझे पता है मैं बता देता हूँ उसको। तो शुक्र अल्लाह का, जैसे आपने कहा कि खबर बैकफायर, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी नहीं हुई। कभी नहीं की। मैंने काम किया इसमें, मैंने वैसे मैंने कोई 6 साल काम किया यहाँ से कोयटा से 2000 से लेकर 2006 तक। और भी कई जो इदारे रब्ता करते हैं जो इंटरनेशनल वो है ख़बर के लिए, तो शुक्र है मेरी अल्लाह ताला ने जो है ना मेरा पर्दा भी रखा हुआ है। और कि मैं उर्दू अखबार का रिपोर्टर था और उसके बाद जो है ना मैं इंग्लिश जर्नलिज्म में आपने नाम उसमें बनाया। जो है ना एक और हमारे जो है ना वो 70s में थे सेक्रेटरी जनरल PFUJ के अबीब खान गौरी। ठीक। तो अबीब खान गौरी जो है वो उर्दू में थे, वो हुर्रियत में थे, हुर्रियत अखबार, बाद में उड़ान में थे, अभी तो रिटायर हो गए वो। और अभी पिछले दिनों जब 75th वो उनकी मिलाई थी कौन सी वो प्लेटिनम जुबली, तो वो आए थे तो वो काफ़ी ज़ईफ़ हो गए थे। लेकिन अपना हमारे जो नकी साहब आए थे माशाल्लाह वो ऐसे फिट थे, उन्होंने कहा मैं 90 साल का हो गया हूँ, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। हाँ, मैं उनकी बताता हूँ कि जो इजलास होते थे, देखिए सीरियसनेस की बात है ना कि आप जब FSC बड़ी इम्पोर्टेंट इदारा होता है PFUJ का, जिसमें आप अपनी खामियाँ खूबियाँ सब डिस्कस करते हैं। और मुझे याद है कि कराची में था वो था BDM था, तो उनका हाल है अब वो इतने ज़्यादा मैंने कहा ना वो नहीं होते थे डेलीगेट्स नहीं मंदूबी, होते हाँ थे। डेलीगेट्स जो थे ना, तो वो उनका जो हाल है उसमें ही आ गए थे सर। तो अपना नकी साहब जो है दरवाजे पे बैठे हुए थे, कोई उठता तो बैठ जाओ, हाँ, बाहर नहीं जाने खबरदार बाहर देते नहीं थे। जाने देते। हाँ। कहता नहीं 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 कोई नहीं बैठो। देखो सर वो ऐसे करते वो नहीं 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 बैठ। तो अभी तो पिकनिक हो रही होती है सर। मैं खुद इस रही हूँ। अभी यही होता है, आप देखें ना, देखें सीरियसनेस की बात है कि आप आए हैं वहाँ पे, जो आपकी होस्ट यूनियन है, आजकल महंगाई है, बिल्कुल। फिर ये है कि आपको उसके इंतजामात, अब आप बताएं मुझे कि FSC के इजलास में कम से कम 100 लोग आते हैं, 100 से भी मेरा ख्याल है 70 80 90 तो हैं, लेकिन 25 तो FSC के मेंबर हैं, 15 जो हैं आपके वो हैं, 15 नहीं कितने हैं, हाँ 15 तकरीबन ये अहदेदार हैं आपके, कितने हो गए। फिर आपका सदर सेक्रेटरी 13 यूनियन है आपकी, उसका सदर सेक्रेटरी और कुछ और मेहमान भी साथ वैसे भी आते हैं। हाँ जी। तो वो आप सोचें कि यूनियन मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, होस्ट करना उसको। वो करना कितना मुश्किल होता है। तो वो फिर लेकिन आप रोज़ाना वहाँ पे देख रहे होते हैं कि FSC के इजलास में पता लगा वो बोरी बाज़ार में फिर रहे हैं, कोयटा में आए थे तो कंधारी बाज़ार में फिर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। तो ये सीरियसनेस जो है ना वो कमिटमेंट से आती है आपकी, कि आपकी कितनी कमिटमेंट है, ठीक है ना। कमिटमेंट होती है तो फिर आप बैठते हैं, आप कहते हैं नहीं मैंने ये बात करनी है। और देखें एक और बात होती है वो ये कोई भी मतलब है, मैं सबके लिए ये बात करता हूँ कि अगर आपकी एक बात की मुखालफत किसी ने की है, ये मत समझें कि वो आपको मुखालिफ है। आपकी उस हर एक आदमी का अपना नजरिया ओपिनियन है ना, अपना ओपिनियन है ना किसी चीज़ के बारे में। ये पढ़ा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में हमारी ओपिनियन डिफरेंट है, आप कुछ और ख्याल के मैं तो उसको सोचें, उसी बात को सुने। जब आप नहीं सुनेंगे तो फिर क्या है, फिर बिटरनेस,
आप उसकी बात को सुने, सुनने के बाद आप उसको अपने तौर पे देखें कि यार ये बात अगर दुरुस्त कह रहा है तो मेरा ख्याल है इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप जो है ना वो सही फैसला नहीं कर नहीं सकेंगे। सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यूनियन जो है उससे बहुत लोग, एक और वजह भी हुई है। आप ये देखें कि अब यूनियनें जो है मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद में आप देख लें जो RIA की यूनियन है उसके पता नहीं कितने मेंबर हैं, उसके डेलीगेट्स कितने हैं। इसी तरह आप सखर यूनियन जर्नलिस्ट है, कराची यूनियन जर्नलिस्ट, लाहौर यूनियन 200 भाई वो डेलीगेट्स हैं, 150 है, किसी के 60 हैं, किसी के 70 हैं। तो इतने डेलीगेट्स हुई क्यों? आपको एक तादाद मुकर्रर करनी चाहिए उसमें जो जैसे सेनेट में होता है। बिल्कुल हाँ, ये हम कह रहे थे, फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। ये वहाँ पे ये तजवीज़ दी गई कि आप सेनेट के जिस तरह होता है उस तरह आप मुकर्रर करें ताकि जो है ना जो BDM करा रहा है, अभी कोई BDM कराने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अखराजात इतने होस्ट नहीं कर सकते हैं। आप तो आई थी कोयटा ना, बिल्कुल मैं कोयटा आई थी। हाँ जी, 500 लोग थे, हाँ जी, 500 लोग, और 500 लोगों के लिए हमने सारा बंदोबस्त किया। लेकिन जो वो शानदार इंतजाम था बिलाशुबा। तो वो जो है इतने लोगों के लिए अब वो यही आपकी सरकार है और हमारे साथी हैं उनकी है, किसी को कह दिया कि यार वो देखें ये हमारी वो फ़ौरन करेंगे। अब अगर हम रोज़ जाकर उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे तो कहेंगे दफ़ा हो जाओ, ये यार ये इनका काम ही है ये मांगना। तो सब ने जिसको कहा उसने कहा कि ठीक है हम देते हैं आपको, चंद वो देते हैं, आप डोनेशन देते हैं। तो हमें किसी से PFUJ ने हमें कोई पैसा नहीं दिया उस BDM का। तो वो जो यूनियंस ने अपनी वो सबमिशन देनी होती वो भी जमा नहीं कराई थी। हाँ नहीं, अब तो जो है ना जो FSC था, जैसे कराची में था FSC अभी, तो पता नहीं 5 लाख रुपए की बात हो रही थी उनको देंगे, और BDM के लिए शायद ये वैसे हर जगह मीटिंग में बात होती है कि देंगे, तो वो मिलते भी मिल रहे हैं। लाहौर में हुई थी BDM, ठीक है, वहाँ पे पता नहीं उनको तो बहुत पैसे मिले थे, ठीक है, पता नहीं 20 लाख या 26 लाख दिए थे इकट्ठे हो गए थे। और फिर दूसरा जो है वो वहाँ पे हुई थी आपके यहाँ पे हुई थी जी, इस्लामाबाद में उनको भी पैसे दिए थे। तो फिर ये हमने इस दफ़ा डिस्कस किया था इस बात को, हमने कहा कि अगर आप ये इस तरह पैसे देते रहेंगे आप अपने उसमें इस्लाहात लाएं, आपका जो बिला वजह इतने मेंबर हैं वो ना बनाएं। मेंबर हाँ जेन्युइन मेंबर होने चाहिए, बिल्कुल आपके मेंबर जेन्युइन होने चाहिए। वाकई सब खवातीन नमक में वो आटा नमक वाला फार्मूला याद आ जाता है। एक FEC पे खातून रख ली, इनफ है ये। नहीं, एक दफा फौजिया शाही साहब सेक्रेटरी जनरल बनी, इनफ है ये। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि पहले जो PFUJ थी कोई अलग से ग्रुप नहीं ख्वातीन का, ये ख्वातीन का विंग है जी। क्यों विंग है? वो हमारे साथ हैं, वो हमारी जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, वो हमारा हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल। जैसे मेरा वोट है उसका भी वोट बराबर, बिल्कुल। आप उसे खड़ा करें, आप उसे उम्मीदवार के तौर पे खड़ा करें और उसके लिए काम करें, उसको वोट दिलवाएं। ये तरीका, ये नहीं है कि जी। लेकिन कभी सदर सेक्रेटरी फाइनेंस पे नहीं लाते ना। एक एग्जांपल है फौजिया शाही साहब सेक्रेटरी जनरल के तौर पर। ये नहीं होना चाहिए ना, ये आपको लाने चाहिए। और फिर ये कि जो इसको ला रहे हैं तरबियत भी करनी चाहिए, जो कि आपका तामीरी किरदार क्या होगा वो। और साथ में देखें आप जब ट्रेड यूनियन करते हैं तो आपको ट्रेड यूनियन के बारे में पता होना चाहिए। और देखिए ट्रेड यूनियन तो बहुत सारी है, मजदूरों की यूनियन भी है, रेलवे की भी है, फलानी, लेकिन आप लोग जो है सहाफ़ियों की यूनियन है, आप पर लोग नज़र रखते हैं, आप इंटेलेक्चुअल में शुमार होते हैं, ठीक है, वो के बहुत सारे नहीं होते लेकिन है, ठीक है, आपका शुमार इसी में होता है, लोग समझते हैं आपका कंडक्ट देखा जाता है। तो इसलिए हमें देख लेना चाहिए कि हमें उस मजदूर यूनियन की तरह करना चाहिए या हमारा भी कोई अपना वो तरीका कार होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट। हम बिल्कुल कोई स्ट्रगल करें, लेकिन ये नहीं है कि हम उस तरह स्ट्रगल करें जैसे उनकी स्ट्रगल, हमारी उनकी स्ट्रगल में फ़र्क होना चाहिए। तो ये जो मैं एपनिक की जो मैंने बात की थी, देखिए एपनिक में आने के बाद कितने यानी ज़ावलक ने जब भुट्टो साहब की हुकूमत तख्ता लड़ लिया, उसके बाद जो है ना आपने देखा कि जो क्या था ये, हाँ, तो कितने कामयाब वो हुए, बड़े एहतजाज हुए सब, ठीक है ना, लोग जो है वो, और यूनियनें बने। अब जैसे आपने ख़त्म किया है ज़ावलक ने जो सारे काम ऐसे ही किए कि
उसके बाद यूनियन ख़त्म होगी, आपने स्टूडेंट यूनियन ख़त्म कर दी। बिल्कुल देखिए स्टूडेंट यूनियन जो होती है वो आपका एक वो होता है, लीडरशिप तैयार लीडरशिप करती है। आपको मामलात समझ मतलब है, आपने स्टूडेंट के मामलात को हल करेंगे तो आपको अगले मामलात का पता हल चलेगा। करने अब आएंगे। आपके नहीं है तो क्यों, किस वजह से वहाँ पे हंगामे होते हैं, किस वजह से वहाँ पे इस तरह की यूनियन होती है, वो बैठ के हल करती है सारी चीज़ें, वो ख़त्म है। अभी बार बार बात हुई है, अभी भी मुतालबात होते हैं। अब तो भाई ये भी जमहूरी हुकूमत, उससे पहले भी जमहूरी, तो बहाल करना चाहिए स्टूडेंट यूनियन को ताकि उनकी तरबियत हो। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान ट्रेड यूनियन जर्नलिस्ट है, लेकिन उसी को तस्लीम करती है, गवर्नमेंट भी करती है, जहाँ पे भी कहीं प्रेजेंटेशन की बात होती है उसी की। बाकी तो ठीक है, आए उनका नाम आता रहता है कि किसी ने दस्तूर ग्रुप लिख लिया, किसी ने उसको बन्ना ग्रुप भी लिख लिया है, बिल्कुल हाँ जी। किसी ने जो है पता नहीं और कौन सा ग्रुप जो है, ये सारे ग्रुप के नाम लिखे। तो लेकिन उन्हें बस वो खाली एक आ गया, उन्होंने टीवी पे किसी को बुला लिया तजिए के लिए, लेकिन इसी का नाम आता है। तो ये है कि इसमें बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपको तरबियत करने की ज़रूरत है। आपके जो वर्कर हैं, आपके जो अभी दोबारा मैं समझता हूँ कि अभी बात हुई थी वहाँ पे कराची में जी कि जो एपनिक है उसे रिवाइव करें, बिल्कुल। इसलिए कि आपकी स्ट्रेंथ देखिए, ये जो कहते हैं बताते हैं, मैं तो उस वक्त नहीं था उसमें जर्नलिज्म में, ये जो 68 को 70 में हड़ताल हुई थी, जी तो उस वक्त जो है वो बहुत कामयाब हड़ताल हुई, कितने दिन अखबार ही नहीं निकले। फिर ये महसूस किया गया कि हमें हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ एपनिक की सूरत में, ये स्ट्रेंथ नहीं। सर जो स्ट्रेंथ हमारे पास है, आपको लगता है कि लीडरशिप उसको उस तरह से यूटिलाइज करती है हमारे जो हकूक है उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए? देखिए मैं अभी आगे से बात करना था। देखिए स्ट्रेंथ से मतलब ये नहीं है तादाद ही हो नो, सिर्फ। तादाद नहीं, आपकी डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, आपका कमिटमेंट। काम, कमिटमेंट, वो आपकी स्ट्रेंथ है। वो ये है कि मैंने जनाब अभी आप देख लें, मैंने जैसे आपसे कहा कि यूनियन के मेंबर देख लें, आप जो है ना कि जी स्क्रूटनी करें जो मेंबर है। अभी हमारे वहाँ पे कोयटा में उन्होंने कहा कि जी ये दो तीन लोग जो है सरकारी मुलाजिम हैं, हमें नहीं पता था, हमने निकाल दिया उनको, कौन निकाल दिया? अच्छा निकाल दिया आप निकाल लोगों ने? दिया, हमने कहा इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दे दिया उसने। प्रेस क्लब का रजिस्ट्रार था वो, हमने कहा इस्तीफ़ा दो, दे दिया। इस तरह PFUJ का एक वो हो गया था नायब सदर, उसको भी हमने कहा फारिग कर। लेकिन जितनी अकाउंटेबिलिटी बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में या किसी और में मुझे उतनी नजर नहीं आती। प्रेस क्लब में भी ऐसे है, ठीक है आपका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हाँ, आप वो लोग ये फॉलो कि हमने करते हैं। कहा देखें हम भी 500 लोगों को बना सकते हैं, नहीं, हमने कहा नहीं, जो हमारे जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं वही होंगे। आपके मेंबर कितने हैं प्रेस क्लब अभी के? हमारे प्रेस क्लब के मेरे ख्याल 160 मेंबर हैं 160। बस। और आपकी यूनियन के? यूनियन के भी तकरीबन इतने ही हैं तकरीबन। और आपके पास तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स ही हैं वहाँ पे? चैनल्स भी ऐसा हैं। तो नहीं है ना कि कोई नहीं कोई नहीं, चैनल्स हैं? सब है। ठीक है। जो भी जर्नलिस्ट, जेन्युइन। बात ये है कि जो भी आपकी शराइत जो आइन में लिखा हुआ है, किताब में जो लिखा है वो उस पर उतरता है, हम उसको मेंबरशिप देते हैं। ये नहीं कि जी मेरा मुखालिफ है उसका है। यहाँ तो ये है ना कि जनाब बनाओ यार, ये हमारा वोट हाँ वोट बढ़ जाएंगे। अभी नाम नहीं लेता, एक जगह मैं गया तो वो होटल था, तो मैंने उसको कहा पानी ले आओ यार, मैं रात को पहुंचा था उस होटल में, तो मैंने कहा पानी ले आओ यार, तो उसने कहा कि जी ये पानी तो खरीदना पड़ेगा आपको। मैंने कहा यार पानी आप लोग कम्प्लीमेंट्री भी देते हैं, हमेशा होता है पानी। दुनिया जहाँ में हम जाते हैं वहाँ पे तो कम्प्लीमेंट्री पानी नहीं, यहाँ खरीदना पड़ता है। मैंने कहा कौन है मालिक, जो उसका नंबर, उसने मुझे पता है क्या कहा उस आदमी जो उनका मैनेजर, उसने कहा क्या बात करें, वो तो खुद प्रेस क्लब का मेंबर है। तो बस हम इमेजिन कर सकते तो हैं। आप ये देख लेना, मतलब है आपको नहीं बनाना चाहिए, आपकी दोस्ती अपनी जगह। हमारे सर ये कौन सा शहर था? छोड़े अभी ताकि हमें होटल तक पहुंच जाओ। ये छोड़े, लेकिन ऐसा था तो हमारे यहाँ नहीं, हम कहते हैं नहीं, जिस पे भी कोई, हमने तो सारे भिजवा दिए नाम अपने उनके ID नंबर के, ID के साथ उसको अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में। अच्छा ठीक है, आप क्या एनरोल हो गए? कि अब बताएं, नहीं इसमें से बताएं कौन से सरकारी मुलाजिम बता दी। पहले 6-7 थे, उनको सबको निकाल दिया। फिर अभी रिसेंटली जो है ना ये, तो आप उन लोगों को अगर वो जर्नलिज्म करे तो एसोसिएट मेंबरशिप भी नहीं देते? वो है एसोसिएट मेंबरशिप, राइट ऑफ वोट नहीं है। तो ये भी है। तो ये आप फिर एक और चीज़ ने हमारी जो यूनियन है ना, जो हमारी उसको बहुत मुतासर किया, वो ये कि जो इंसेंटिव्स मांगते हैं ना,
आप जब जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप आज़ादी सहाफ़त की बात भी करते हैं, आप कहते हैं जी हम दूसरों की आज़ादी की भी बात करते लेकिन प्लॉट भी हैं, चाहिए। लेकिन प्लाट भी चाहिए। तो प्लाटों की जो बात है उसने आपकी यूनियन को बुरी तरह मुतासिर किया। मेरी ज़ाती राय है ये कि उसने बुरी तरह मुतासिर किया। और बलूचिस्तान में आपकी कोई मीडिया कॉलोनी है? नहीं, कोई कॉलोनी नहीं है, वो चल रहा है किस्सा। और मैं जो है ना उसका चेयरमैन हूँ, जो कमेटी है हाउसिंग हाउसिंग कमेटी हाउसिंग कमेटी बनी हुई है कि उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो मैंने कहा यार ये मैं तो नहीं समझता कि ये लेना चाहिए। ठीक है, आप पैसे दें उनको, पैसे वो अगर वो जो मुकर्रर कर रहे हैं वो पैसे दें, फिर आप लें। ये नहीं है कि आप मुफ्त में जो ना आपको मिले नहीं। तो मैंने कहा मैं सब आपके लिए कोशिश करूँगा जो कर सकता हूँ। मैंने नहीं लेना है, मैंने प्लाट नहीं, मैं समझता हूँ ये ब्राइब है। क्यों दे गवर्नमेंट आपको, किस खुशी में दे आपके और साथ। अगर आपको गवर्नमेंट प्लॉट दे तो फिर क्यों ना वो आपका सहाफत भी अपने गवर्नमेंट की पीआरशिप के लिए यूज करे। बिल्कुल ऐसे हाँ, होगा। फिर हम हुकूमत के खिलाफ नारे ये भी बातें लगाते हैं। होती हैं, देखें सीएम हाउस में भी हुई बातें कि यार ये देखो, एक तरफ तो ये कहते होते हैं कि हमारा वो है क्या बोलते हैं उसको, फंड है एक, ये एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड नहीं, दूसरा ये वेलफेयर फंड। वेलफेयर ठीक है फंड। ना। तो हम हमारे प्रेस क्लब वाले ने कहा कि यार यूनियन के जो प्रेसिडेंट है ने कहा यार ये ज़्यादा होना चाहिए। तो वो कोई 23 करोड़ तो है। तो हम गए थे चीफ मिनिस्टर के पास। सालाना हाँ, नहीं 23 करोड़ वो है वेलफेयर जमा फंड। है, जमा है, अच्छा ठीक है, जिससे जिससे जो है आपको वो मिलता है, उस पैसे मिलते हैं ना ऊपर ठीक से, है, जो आप देते हैं प्रॉफिट। वेलफेयर में देते हैं आप ना। मतलब जिसमें मेडिकल पे है, मेडिकल है, कोई बेरोजगार हो गया उसको 3 महीने हम देते हैं, ठीक 3 है। महीने तक उसको और तनख्वाह प्रेस देते क्लब हैं। देता है, प्रेस क्लब और यूनियन देती है, यूनियन देती वो है, ठीक फंड है। जो है तो वो देता है। 3 महीने हम देते हैं उसको, तो इस दौरान कोई मतलब ये 50,000 रुपये देते हैं हम, जो बेरोजगार हो मंथली। जाता है मंथली 3 महीने के लिए उसको। सर कुछ आइडिया कितने लोगों को भी दे रहे हैं आप लोग? अभी असल में पहले ऐसा था कि 20,000 था, ठीक तो है, अभी हमने उसमें 50 जो कर दिया अभी उसको। चेंज उसके TOR बनाए ने तो वो मंजूर भी हो गए, तो अभी 50,000 भेजेंगे। फिर ये कि जैसे मुलाजमीन हैं उनका तो खैर प्रेस क्लब के मुलाजमीन हैं, उनके लिए हमारा वेलफेयर, उनके लिए अलग वेलफेयर फंड है बनाए हुए हमने। और उनको भी कर्जे की सहूलत है। उनको ये नहीं है कि जनाब वो 20,000 तनख्वाह दे, नहीं, कम से कम जितनी मुकर्रर की है 37,000। गवर्नमेंट ने 37,000, आपको 37,000, अभी उनका 40,000 दे दें। सुपरवाइज़र है उसकी तनख्वाह ज़्यादा है, दूसरा सुपरवाइज़र, बाकी तो ये हम कहते हैं जब हम अपने लिए मुतालबा करते हैं तो उनके लिए भी करें ना, बिल्कुल। उनके लिए भी तो आप कहें कि हाँ यार ये इसको जो है ना वो तनख्वाह उतनी मिलनी उतनी ही चाहिए। मिले। हाँ, तो सलीम साहब, जो सहाफ़त में आने वाले नए लोग हैं या फिर यूनियन को भी अगर हम ऐड कर लें तो क्या पैगाम देंगे? देखिए मैं यूनियन के लिए तो ये कहता हूँ कि यूनियन जो है उसमें इस रुझान को ख़त्म करें कि हमारी स्ट्रेंथ लोगों से है। आप आपके पास 10 लोग हों लेकिन वो लोग वाकई जर्नलिस्ट हों, मतलब है मुकम्मल तौर पे जर्नलिस्ट हों। और दूसरा ये है कि वो कमिटेड लोग हों। ये नहीं है कि वो जनाब दुकान पे भी बैठा हुआ है, दुकान से खोली हुई है, साथ में जी साहब भी, तो अब वो उसे तो मेंबर नहीं बना। आपके आइन में तो नहीं लिखा हुआ है, आइन में तो नहीं लिखा कि उसको मेंबर बनाए। अब आप चली जाएँ, जाकर स्क्रूटनी करें, मैं किसी यूनियन का नाम नहीं लेता, लेकिन आप चली जाएँ, पंजाब में भी हैं, सिंध में भी हैं, सारी हैं। और उनमें जो है वो उनकी स्क्रूटनी जब कि पता लगा वो ये करे, अब उसको भी आपने मेंबर बनाया हुआ, उसको भी वोट का हक दिया हुआ, वो नहीं होना चाहिए। वो होगा तो फिर आप यूनियन का क्या फ़ायदा। अभी हम कहते थे भाई सरकारी मुलाजिम को जो मेंबर ना बनाने की बात इसलिए है कि भाई वो आपकी स्ट्रगल में शामिल नहीं हो सकता। वो जो काम कर रहा है वो कर रहा है वही काम जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। लेकिन जब हम अपनी स्ट्रगल में जाते हैं, हम कहते थे पीटीवी को नहीं दें, आप पीटीवी के जो काम कर रहे हैं उनको ना दें। लेकिन ये है कि क्यों कि वो हमारे साथ तो कल नहीं खड़े, बिल्कुल, वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार की बात करें तो ये है। तो इसलिए जो है वो हम ये कहते हैं कि भाई तो आपके जेन्युइन यूनियन के लिए मेरा मशवरा ये कि आपके जेन्युइन लोगों को मेंबरशिप बनाएं। आप जो है ना ये जो 200-200 डेलीगेट्स, 300-300 डेलीगेट्स, जाली लिस्टें ये खत्म होनी चाहिए। ये खत्म, ये आपकी स्क्रूटनी करके बस वो जेन्युइन जर्नलिस्ट हो, या फिर उसी सेनेट की तरह करें कि जहाँ पे तादाद मुख्तस कर दें तमाम यूनियन सब जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबकी जैसे कि पंजाब अभी सबसे बड़ी जो
मतलब है जिसकी सबसे ज़्यादा कीमत है, हमारे बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर्स की वोट है। यानी पंजाब के कितने वोटर हैं जो MP हैं, उनकी पता नहीं 300 के करीब है, जी, सीट्स उनकी ज़्यादा लेकिन हैं। उनकी जो जो उसका वेट है वो जी, हमारी उनकी है। बिल्कुल ऐसे तो ही ये है, तो उसमें ये है कि उसको आप इक्वल। वो करें, फिर आपको देखें तो और सहाफ़त में आने वालों के लिए क्या सहाफ़त में मशवरा? आने के लिए ये है कि देखें सहाफ़त में आ रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपने सहाफ़त में आए हैं तो पढ़ें भी, कोई पढ़ता नहीं। हमें बड़ा अफ़सोस होता है ये। मैंने आपसे जैसे कहा ना शुरू में, तो वो हमारा जो, मैं तो स्कूल में पढ़ता था तो मैं कोशिश करता था कहानी लिखने की, 7वीं 8वीं में। आज 7वीं 8वीं का बच्चा नहीं लिख सकता, वो अपनी किताब मुश्किल से पढ़ सकता है। हमारे यहाँ पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, इस्लामाबाद में तो खैर नहीं होगा, इस्लामाबाद तो एक कैपिटल है, और यहाँ पे स्कूलों में जो है ना, उनकी गवर्नमेंट स्कूल की लैब दिखा रहा था कोई मुझे वहाँ पे परसों, तो उसमें जो लैब थी क्या बात थी, मैंने कहा हमारी तो यूनिवर्सिटी में ऐसी लैब नहीं है। तो वो एक गवर्नमेंट स्कूल की लैब थी जिसमें जो है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी वो चीज़ें। न्यू इन्वेंशन जो है ना वो, तो मैंने कहा वहाँ पे हमारे यहाँ तो है ही नहीं ये चीज़ें। तो वो जो है ना आपको आप पढ़ें, आप मुताला भी करें, आप सीखें। अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर आपकी जर्नलिज्म का कोई फ़ायदा नहीं। आप वो लकीर के फ़कीर रहेंगे। कोशिश करें कि सीखें और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आप फिर जर्नलिज्म का कोई फ़ायदा नहीं, और ना आपको जर्नलिज्म में कोई अहमियत देगा। हाँ, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, फिर वो वही कहेंगे लोग। बहुत शुक्रिया सलीम शाहिद साहब, माइनस टॉक के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि यूनियंस के लिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की ज़रूरत है, कि कितने क्वालिटेटिव लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके मेंबर्स हैं, उसके हिस्सेदार हैं। और इसी तरह से अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर आपकी सहाफ़त की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और आजकल हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्रेडिबिलिटी का ही बना हुआ है। आई होप कि आने वाले दिनों में ये कुछ बेहतर हालात हमें देखने को मिलेंगे। हमारा जो माइनस न्यूज़ है इसे फॉलो करते रहिए।